देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं बीएनएस 183, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा और दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। बीएनएस 183 पर्यटन मानव विज्ञान, भाई 50 नंबर का आपका लोगों का पेपर होगा। इस सब्जेक्ट का पास होने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए और आपका जो एग्जाम होगा मात्र 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो 10-10 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 पेज लिखना। 3 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि आपका जो एग्जाम है वही आपका मात्र 2 घंटे का रहने वाला है, तो इसलिए इस बात को जरूर याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे बीएनएस 183 का दिसंबर 2023 का, ठीक है। पूरा जो आप इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सोल्व करेंगे हम लोग। एक तो मैंने आपको सोल्व करवा दिया जून 2024 का, अब मैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिएगा खंड का जो आपका रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास का वर्णन कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है। तो मानव विज्ञान की आपको क्या बतानी भैया, सबसे पहले परिभाषा बतानी है और इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप बात करेंगे मानव विज्ञान पर्यटन में अध्ययन का जो इतिहास का वर्णन है वो करना है। तो चलिएगा हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए इसको कैसे अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको कैसे लिखना है ये मैं आप सबको इसका सोल्व करते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ रखा, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी हमें सबसे पहले क्या बताना है, मानव विज्ञान की परिभाषा बतानी है। तो आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा। तो देखिएगा मानव विज्ञान की यहां पर लगभग 2-3 परिभाषाएं दे रखी हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो टोटल 3 परिभाषाएं यहां पर 2-3 परिभाषा। तो सबसे देखिएगा अमेरिकन एथोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने मानव विज्ञान की परिभाषा दी है। एसोसिएशन ने मानव विज्ञान को मानव के अतीत और वर्तमान के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यानी कह सकते कहा जाता है कि मानव विज्ञान क्या है, तो भाई मानव विज्ञान क्या है, मानव के अतीत। मानव विज्ञान क्या है, मानव के अतीत और वर्तमान का अध्ययन जो करता है उसे मानव विज्ञान कहते हैं। कि आप लोग क्या कह सकते हैं कि मानव विज्ञान वह है जो मानव के अतीत और वर्तमान दोनों को, यानी दोनों का जो अध्ययन करता है उसके रूप में हम अब इसको परिभाषित करते हैं। मानव इतिहास में भी सभी संस्कृतियों की व्यापकता और जटिलता को समझने के लिए मानव विज्ञान सामाजिक और जैविक विज्ञान के साथ साथ मानविकी और भौतिक विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता। कह रहे हैं कि अगर हम लोग मानव विज्ञान की बात करें तो भैया मानव विज्ञान में जो इतिहास, मानव विज्ञान के इतिहास में हम लोग मानव की संस्कृति कैसे है, मानव की संस्कृति में जटिलताएं यानी समस्याएं कितनी हैं, मानव विज्ञान में सामाजिक और जैविक जो है मानविकी, यानी इन सब चीजों के जरिए हम लोग क्या है ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, उसे हम लोग यहां पर क्या करें, मानव विज्ञान करें। यानी मानव विज्ञान को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलूं तो मानव विज्ञान को आप लोग कह सकते हैं जिसमें अतीत और वर्तमान, यानी मानव के वर्तमान और अतीत का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम मानव विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बन सकती, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है, उल्फ। देखिए इन्होंने क्या कहा, मानव विज्ञान का सार है यह विभिन्न विषय वस्तुओं का एक संबंध है। यानी ये क्या कहते हैं, मानव विज्ञान क्या है, जहां पर विभिन्न विषय वस्तुओं का संबंध है, ठीक है। यह एक विषय की अपेक्षा विषय वस्तु को जोड़ता है। यानी मानव विज्ञान क्या करता है कि एक विषय की अपेक्षा ये क्या करता है, विषय वस्तु को जोड़ता है। यह इतिहास का, साहित्य का भाग लेता है और प्रकृति विज्ञान में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में अगर हम लोग बात करेंगे यह मनुष्य को देखने के तरीके और मनुष्य की दृष्टि को मानविकी समस्या वैज्ञानिक और विज्ञान के सबसे मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कह सकते हैं जो मानव विज्ञान क्या है वह सभी विषयों को आपस में जोड़ने की बात करता है, इसको कह। यानी मानव विज्ञान की दूसरी परिभाषा हम बिल्कुल इजी कह सकते हैं कि भाई मानव विज्ञान क्या है, सभी विषय वस्तुओं का
आपस में कैसे संबंध है, इस संबंध को बताने का काम कौन करता है? मानव विज्ञान। और एक बात बता दूं, मानव विज्ञान की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आएगा ना, उसमें अगर आपको मानव विज्ञान की परिभाषा नहीं पूछी फिर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो मैंने आपको बता दी। तीसरी परिभाषा देखो यहां पर क्या देखो, मानव विज्ञान की परिभाषा क्या है? भौतिक मानव विज्ञान जीव विज्ञान का सार है। क्या करें हैं कि जो भौतिक मानव विज्ञान है वह क्या है? मानव जीव विज्ञान का सार है। मानव विज्ञान की तीसरी परिभाषा। मानव विज्ञान की चौथी परिभाषा, जो आसान परिभाषा क्या है? एन श्रीनिवास की परिभाषा। किसकी परिभाषा जी? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक मानव विज्ञान का वर्णन इस प्रकार किया है, यह मानव समाज में तुलनात्मक अध्ययन है। यानी कह सकते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं मानव विज्ञान जो है यह मानव समाज का तुलनात्मक अध्ययन करता है, यानी कंपैरिजन करता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि मानव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें एक मानव समाज का दूसरे मानव समाज से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। उन्हें हम कह सकते कि यानी क्या बोलते हैं आप लोग कह सकते हो कि मनोविज्ञान, यानी मानव विज्ञान कह सकते हैं। मानव विज्ञान की इजी और आसान परिभाषा मैंने क्या बताया कि मानव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम मानव समाज के, यानी मानव समाज के तुलनात्मक अध्ययन को करते हैं, उसे हम मानव विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषाओं को लिख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन इसी में और ऐड करके दूसरा पूछ लिया, अगर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसने पूछा था मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन का इतिहास बताओ। क्या बताना हमको? साथ में इसके जो पर्यटन अध्ययन है उसका इतिहास। देखो ये आपको पहले चैप्टर में मिल गया, मानव विज्ञान में यानी पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास बताना है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मेरे 5-10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है और उसी में 2 क्वेश्चन इन्होंने जोड़ दिया, तो एक भाग यानी मानव विज्ञान की परिभाषा जो है, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे यहां क्वेश्चन देखो, मानव विज्ञान की परिभाषा ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा, और मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास जो रहेगा ये आपका 5 का होगा। टोटल 10 का है ना, तो 2 भाग में क्वेश्चन बट गया है, तो 5 नंबर का हो गया, 5 नंबर का। और इसी हिसाब से आपको पेपर में भी लिखना कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं लिखना है। ठीक है, तो मानव विज्ञान का इतिहास क्या है ये हमको लिखना। देखो, मानव विज्ञान जो 1960 और 70 के दशक में अध्ययन के रूप में एक अलग क्षेत्र के रूप में आरंभ हुए, यानी आप लोग कह सकते हैं मानव विज्ञान जो है उसकी शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुई थी, और 1960 यानी कह सकते हैं 1960-70 में मानव विज्ञान एक अलग विषय के रूप में, क्या एक अलग विषय या एक कह सकते हैं एक अलग सब्जेक्ट रूप। देखिएगा, जैसे इन्होंने बताया कि मानव विज्ञान की जो शुरुआत है 1960 और 1970 के दशक में एक अलग विषय के रूप में हुई। अकादमिक और व्यवहारिक मानव शास्त्र दोनों में अपेक्षाकृत एक नई शाखा, यानी मानव विज्ञान जो है वो चाहे अकादमिक यानी एकेडमिक और व्यवहारिक में दोनों में देखेंगे कि भाई जो मानव विज्ञान था वह पढ़ाई लिखाई के लिहाज से कह सकते हो और व्यवहारिक लिहाज से भी दोनों रूप में कह सकते हैं कि मानव विज्ञान जो 1960-70 के दशक में एक विषय बना वो बिल्कुल नई शाखा के रूप में आया। ठीक है, पर्यटन का मानव शास्त्रीय अध्ययन 1970 और 1980 के दशक में प्रभावशाली रहा, यानी कह सकते हैं कि पर्यटन जो था वह मानव विज्ञान के अध्ययन में, यानी मानव विज्ञान के अध्ययन में जो पर्यटन है यह कब जुड़ा? 1970 और 1980 के दशक में काफी प्रभावशाली रहा। यानी आप लोग कह सकते मानव विज्ञान में पर्यटन का जो अध्ययन यानी घूमना फिरना जिसे हम लोग कहते हैं, यह 1970 और 1980 के दशक में ये रहा। बेलन स्मिथ, ठीक है, मैकलम फ्रैंक, ठीक है, डैनियस नरेश, ठीक है, नेल्सन, ठीक है, हरिकन कोहेन, ठीक है, अन्य ने अपने योगदान से इस क्षेत्र को यानी कह सकते योगदान के जरिए इस क्षेत्र की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यानी कह सकते हैं कि मानव विज्ञान में अगर हम लोग बात करें जैसे स्मिथ हैं, क्रिक है, नरेश है, ठीक है, नरेशन है, कोहेन है, ठीक है, यानी ये सारे ऐसे कह सकते वैज्ञानिक थे या कह सकते मानव शास्त्रीय थे जिन्होंने मानव विज्ञान के अध्ययन में विशेष योगदान दिया और मानव विज्ञान की तरफ लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित करवाने का काम किया इन लोगों ने। ठीक है,
पहले मानव वैज्ञानिक इन विषयों की जांच करने के लिए अनुच्छुक हो सकते थे। यानी पहले जो मानव वैज्ञानिक थे वो मानव विज्ञान से संबंधित विषयों को भैया जांच रिसर्च नहीं करता था, शोध नहीं करता था, उनकी इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता था, क्योंकि पर्यटन को मानव शास्त्रीय ने खुद को करीब माना जो वह किसी शोधकर्ता में होते हैं। ठीक है, वेलेन स्मिथ ने अपनी पुस्तक में, यानी कह सकते हैं कि पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित होने से पहले पर्यटन मानव विज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखा था। यानी अगर आप देखेंगे जो स्मिथ है उसने पहले जो है टूरिज्म को क्या रखा था भाई, टूरिज्म को मानव विज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखा था। किसने? स्मिथ ने। ठीक है, एक साल यानी एक दशक यानी 10 साल बाद जब इस पुस्तक का यानी उसकी बुक यानी स्मिथ की जब दूसरी बुक छपी तब उसने पर्यटन को मानव विज्ञान यानी पर्यटन मानव विज्ञान से अधिक लोकप्रिय हो गया। यानी पहले जो स्मिथ था भैया उसको भी लगता था कि भाई जो पर्यटन है वो उतना ज्यादा अच्छा विषय नहीं है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसने मानव विज्ञान को यानी मानव विज्ञान में पर्यटन को बाहर कर दिया था। बाद में जब उसने स्मिथ ने अपनी दूसरी किताब छापी तब कह सकते उसने क्या करा, उसने ये बताया कि भाई पर्यटन यानी उस समय मानव विज्ञान जो है पर्यटन से यानी पर्यटन बहुत फेमस हो गया था मानव विज्ञान से, और व्यवहारिक क्षेत्र में इसका अध्ययन वैध माने जाने, यानी कह सकते कि धीरे धीरे भाई जो मानव विज्ञान का अध्ययन है वो धीरे धीरे ज्यादा होने लगा। और कह सकते हैं कि लोगों का यानी जो वैज्ञानिकों का, आम आदमियों का यानी इसकी किताबें भी छपने लगी। यानी जो मानव विज्ञान है एकेडमिक और व्यवहारिक दोनों लिहाज से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी 1950-60 में कह सकते हैं कि अलग विषय के रूप में मानव विज्ञान आया, और 1970-80 में जाकर के कह सकते हैं कि मानव विज्ञान में पर्यटन जुड़ा, और पर्यटन मानव विज्ञान का अध्ययन कह सकते उसने तेज गति पकड़ी। उसमें कह सकते स्मिथ जो हैं या मैकलेन है, नरेश है, या ये लोग हैं या कोहेन हैं, इन लोगों ने योगदान दिया और मानव विज्ञान के अध्ययन को यानी उन्होंने आगे बढ़ाने में इन सब ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्याप्त मानव शास्त्रीय वैधता हासिल करने, यानी जब भाई मानव शास्त्र यानी मानव विज्ञान ने जब अपनी वैधता हासिल कर ली तब एंस ऑफ टूरिज्म रिसर्च जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन के बाद पर्यटन मानव विज्ञान अब कई पहलुओं और विषयों को शामिल करता है। यानी अब धीरे धीरे कह सकते भाई जो पर्यटन मानव विज्ञान है उसमें धीरे धीरे कह सकते कि नए नए विषय, नई नई चीजें शामिल होने लगी। ठीक है, फिलिप जैसे विद्वानों ने पर्यटन के सामाजिक मनोविज्ञान में योगदान दिया। यानी कहते हैं जैसे फिलिप क्या है, जैसे विद्वानों ने क्या किया, पर्यटन के सामाजिक मनोविज्ञान में योगदान दिया। 1982 में कह सकते हैं कि ग्रैबरन ने पर्यावरण को पलायनवाद और आनंद के तंत्र वाले के रूप में देखा। 1977 में नरेश का काम पर्यटकों और मेजबानों की आबादी के बीच संबंधों के परिणाम की पहलुओं पर चर्चा करता है। सेविन ने पर्यटन का अध्ययन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में किया। 1994 में आकर के कह सकते उरी ने सामाजिक विज्ञान के नजरिए से पर्यटन को प्रेरणा को एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में किया। 1990 में यानी कह सकते कि पर्यटन और मेजबान संस्कृति का बाजारीकरण का अध्ययन किया गया। 1996 में कोहेन ने कह सकते कि पर्यटकों का वर्गीकरण किया। 1998 में कह सकते हो कि पर्यटन मानव विज्ञान में यानी अनुसंधान यानी जो रिसर्च थी इसमें लोगों ने योगदान दिया। इन सारी चीजों के जरिए कह सकते कि पर्यटन जो था वह मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से लिए बहुत योगदान देने लगे। यानी पर्यटन मानव विज्ञान कह सकते हो वह अलग विषय के रूप में धीरे धीरे जब स्थापित हुआ तो उसमें कह सकते हो कि कई सारे जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया। यानी 1982 से कह सकते हो कब, यानी कह सकते भाई 1982 से लेकर के 1996-97 तक कई सारे जो मानव शास्त्री थे उन्होंने कह सकते कि मानव विज्ञान में पर्यटन का जो विषय है, पर्यटन में भाई आनंद हो, पलायनवाद हो, पर्यटन का आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इन सारी जो विषय हैं उनमें उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया। और पर्यटन में बाजारीकरण हो, मेजबान संस्कृति हो, इन सभी का जब शोध हुआ तब कह सकते कि पर्यटन मानव विज्ञान का अध्ययन किया गया।
ठीक है। तो ये इसका लगभग पर्यटन मानव विज्ञान का क्या रहा है, इतिहास रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 नंबर में लिखना, 5 नंबर में तो आपको क्या लिखनी, जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं, और 5 नंबर में आपको क्या करना है, पर्यटन मानव विज्ञान का आपको इतिहास इतना लिख देना है, ठीक है। क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है ना, वो आपका अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो जो मैंने बताया 10 नंबर के लिए 2.5-3 पेज इतना लिख देंगे तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा, बहुत रहेगा, ठीक है। अब चलिएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, देखेगा पर्यटन और प्रवासन कल्पित और रमणीय यात्रा पर एक नोट लिखें। इसमें हमें क्या बताना, पर्यटन और प्रवासन बताना है और कल्पित और रमणीय यात्रा, दो चीज बतानी है। यानी आप लोग पर्यटन और प्रवासन को एक कर सकते हैं और कल्पित और रमणीय यात्रा पर नोट लिखने, यानी दो चीजों, यानी पर्यटन और प्रवासन 5 नंबर का हो सकता है और कल्पित और रमणीय यात्रा नोट जो है वो 5 का हो जाएगा। देखो एक बात बताऊं, पेपर में याद रखना, पेपर में कई बार ना एक ही क्वेश्चन में 2 बातें पूछता है या 3 बातें पूछता है, तो तीनों बातों को पेपर में लिख करके आना जरूरी है। अब जैसे मान लो कि मैं एग्जाम दे रहा हूं भाई, मुझे पर्यटन और प्रवासन मुझे पता है और मैंने पर्यटन और प्रवासन लिख दिया और मैंने कल्पित और रमणीय यात्रा नहीं लिखा, तो मुझे सिर्फ 5 ही नंबर देगा। तो कई बार ऐसे भी आप लोगों के साथ हो जाता कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में 2-3 बातें पूछ रखी और आपने सिर्फ एक बात लिखी, तो आपका कई बार जो मार्क्स होता है वो कट जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन इसको कैसे लिखेंगे, पर्यटन और प्रवासन कल्पित और रमणीय यात्रा पर नोट कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि पेपर में अगर ये आएगा तो कैसे लिखना है। और ये आ भी सकता है, 5 में भी आ सकता है, 10 में आ सकता है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले क्या पूछ रखा उन्होंने, पर्यटन और प्रवासन लिख रखा, ठीक है। तो सबसे पहले पर्यटन और प्रवासन देखते हैं, आपकी बुक में आपको दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा। देखो, प्रवासन और पर्यटन दोनों में वृद्धि भूमंडलीकरण की सबसे महत्वपूर्ण अप्रभाव में से हुआ। यानी कह सकते हैं भाई जो पर्यटन है, प्रवासन का मतलब समझते हो, जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जब लोग अपना रहने का जगह चेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं भाई प्रवासन। यानी एक स्थान से जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाता है उसको बोलते हैं प्रवासन बोलते हैं। तो पर्यटन में प्रवासन भी हो रहा है। और प्रवासन क्यों हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, क्यों, क्योंकि आज कह सकते भैया क्या होगा, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण मतलब क्या, यानी वैश्वीकरण हो गया है, समझो। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। प्रवासन गंतव्य देशों में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक योगदान देता है। यानी कह रहे हैं जो प्रवासन है वो क्या करता है कि देशों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक योगदान देता है। यानी आप देखो भाई जब से प्रवासन हो रहा है, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, इससे कई सारे देशों में पर्यटन भी हो रहा ना, कि देखा होगा ना कि जैसे अगर आप हमारे देश में देखोगे तो भाई बिहार के लोग दिल्ली आ रहे हैं, या देखोगे तमिलनाडु का कोई आदमी दिल्ली आकर रहने लग रहा है, तो क्या है, एक प्रकार का पर्यटन भी हो रहा है। और पर्यटन वो क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई वो प्रवासन हो रहा है, यानी वो एक स्थान को छोड़ करके जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो यानी प्रवासन के साथ साथ पर्यटन भी हो जा रहा है। अपने समाजों की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करता है, यानी अपने समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करता है। पर्यटन उत्पाद को बढ़ाता है, यानी भाई जब पर्यटन ज्यादा से ज्यादा होगा ना तो भाई उत्पाद बढ़ेगा, यानी एक प्रकार से आर्थिक लाभ बहुत होता है। देखोगा ना कि भाई जब लोग घूमने फिरने आते हैं तो वहां के जो आसपास के लोग उनको बहुत फायदा होता है। यानी जब हम लोग एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहना शुरू करते हैं तो उसमें पर्यटन भी हो जाता, और पर्यटन होने से क्या होता है कि भाई एक प्रकार से संस्कृति का भी परिवर्तन होता है, और दूसरा पर्यटन क्या करता है, आर्थिक योगदान देता, आर्थिक रूप से भी लाभ होता। देखा हो ना कि कई सारे देश आप सबने सुन भी रखा होगा कि भाई उन देशों में पूरा जो जीडीपी है या पूरा जो देश ज्यादा से ज्यादा अमीर देश है या पैसा जो कमाई हो रही है, लोग वहां घूमने फिरने आते, उसी के जरिए उन देशों का पूरा नहीं एक प्रकार से टूरिज्म बहुत ज्यादा है। यानी पर्यटन आज कह सकते हो कि आर्थिक लाभ बहुत बढ़ाता है। और यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और खान पान क्षेत्रों में श्रम प्रदान करता। देखो भाई कहीं पर भी अगर पर्यटन बढ़ेगा तो लोग घूमने फिरने आएंगे, तो उससे क्या होता है, उससे एक होता है कि भाई लोग अगर घूमने फिरने आते हैं तो भाई आएंगे तो रहेंगे तो भाई कोई कमरा लेंगे, कोई रूम लेंगे, तो वहां क्या उनका पैसा भी जाता है, ठीक है, तो पैसा भी देंगे, ठीक है। दूसरा वहां आएंगे तो भाई खान पान भी, खाना वाना भी खाएंगे, जैसे हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहां खाना लेते हैं, वहां रहते हैं। तो इन सब सारी चीजों से क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सारी चीजें अगर आप लोग बात करेंगे तो रोजगार को बढ़ाती हैं, श्रमदान को बढ़ता है, ठीक है। UNWTO ने
पर्यटन और प्रवासन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कई केस स्टडी का आयोजन किया, यानी कह सकते हैं यूएनडब्ल्यूटीओ, यानी यूएनडब्ल्यूटीओ जो है उसने कह सकते हैं भैया पर्यटन और प्रवासन को समझने के लिए कई सारे केस स्टडी यानी उसने किए हैं। ठीक है, यह पर्यटन भूगोल वेताओं की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। अपने आप को प्रवासन भी पर्यटन की मांग का स्पष्ट जनक है, जिसमें प्रवासियों के तेजी से दो तरफ प्रवाह के उनके मूल देश में आते। देखो ना भाई, प्रवासन भी एक प्रकार से पर्यटन को बढ़ाता है। देखो जैसे भारत के लोग अमेरिका जा जाके रहे तो इससे भाई पर्यटन भी हो रहा है। क्या देखा होगा तुम लोगों ने कि जैसे हम कोई व्यक्ति भारत से अगर चीन जा रहा तो भाई एक प्रकार से वो पलायन करके जा रहा, प्रवासन हो रहा। लेकिन प्रवासन के साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो भाई क्या हो जाता है, पर्यटन भी हो जाता है। देखोगे ना उसका पर्यटन भी हो जाता है। अकुशल श्रम जो अपेक्षाकृत सामान्य है को अधिकांश पर्यटन उद्योग में कम नौकरियां मिलती हैं। देखो ना कि भाई अगर पर्यटन की बात को, पर्यटन में जिसके पास स्किल नहीं है ना उसको बहुत कम नौकरी मिलती है। पर्यटन में उसी को नौकरी मिलेगी जिसके पास स्किल होगी। जैसे भाई आप टूरिस्ट गाइड बन गए, आपने कोई होटल खोल लिया, जैसे मान लो आपके यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बन गया, पर्यटन कोई बन गया, तो भाई पर्यटन के क्षेत्र में उन्हीं लोगों को ज्यादातर नौकरियां मिलती हैं जो कुशल होते हैं। कुशल मतलब स्किल्ड वर्कर जो हैं, जिनके पास कोई इंग्लिश है, जैसे आपको कई सारी भाषाएं आती हैं, जैसे मान लो कि एक आदमी को अंग्रेजी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, रशियन भी आती है, ठीक है, स्पेनिश भी आती है, तो क्या करेगा, जैसे मान लो कि वो आदमी टूरिस्ट गाइड बन जाएगा। अब भाई कोई विदेश का आदमी घूमने फिरने आएगा तो उनकी भाषा में चीजें बता देगा, इसको टूरिस्ट गाइड बोलते हैं, यानी आपको कई सारी भाषाएं। तो करें कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो अधिकांश जो लोगों को नौकरियां मिलती हैं वो यानी जो अकुशल हैं, यानी अनस्किल्ड लोगों को नहीं, यानी जो इनके पास स्किल है उनको नौकरियां ज्यादा मिलती है, जिनके पास स्किल कम है, अकुशल लोगों को बहुत कम नौकरियां मिलती हैं। प्रवासियों के राष्ट्रीय मूल और पर्यटन संबंधी श्रम प्रावधान प्रवास धाराएं भी लैंगिक आधार पर विभाजित हैं। प्रवासन का विकल्प प्रदान करने के लिए पर्यटन उद्योग में तेजी से अधिक नौकरियों का निर्माण करें और संघर्ष कर व्यवस्था, यानी करें कि भाई मेरे कि अगर प्रवासन ना हो, क्या करें भाई, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाएं, लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में नौकरी रोजगार की तलाश में, यानी प्रवासन ना हो, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, नौकरियों का निर्माण करेगा। और जहां पर गरीबी रहेगी लोग वहां पर प्रवासन जरूर करेंगे। तुम लोगों ने देखो ना यूपी बिहार के लोग कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली मुंबई और अलग अलग शहरों में जाकर के प्रवास हो रहे हैं। भाई प्रवासन बढ़ा हुआ ना कि लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरे स्थान पर नौकरी रोटी की तलाश में, नौकरियों की तलाश में आते हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है ये एक प्रकार से जो पलायन हो रहा है, यानी जो प्रवासन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं, रोजगार होगा तो शायद वो प्रवासन जो हो रहा है उधर से नहीं होगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रवासन अगर हो रहा है तो इससे पर्यटन भी एक प्रकार से हो जाता ना। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता ना, पर्यटक एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, जिससे पर्यटन और प्रवासन के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। करें कोई भी पर्यटक ना, आज देखो आज लोग घूमने फिरने जाते ना, तो जहां घूमने फिरने जाएंगे एक कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे लंबे समय तक लोग पर्यटन करते हैं। तो भाई पर्यटन और प्रवासन के बीच में अंतर भी कम हो गया। कोई आदमी घूमने के लिहाज से दिल्ली आया, यहीं आके बस गया। भाई पहले तो पर्यटन के लिहाज से आया था ना, यहीं आके नौकरी चाकरी करने लगा, यहीं बस गया, तो क्या हो गया। यानी आज कह सकते भैया पर्यटन और प्रवासन में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया है। पर्यटक वह है जो एक स्थान पर एक वर्ष से कम समय बिताता है। पर्यटक कौन है, जैसे अगर मैं कहीं बार गया हूं ना, जैसे मान लो कि भाई मैं कहीं गया और मैं 1 साल से कम समय तक रहता हूं, तो इसको पर्यटन बोला जाता है। प्रवासन क्या होता है कि आप 1 साल से ज्यादा समय अगर रह जाएंगे तो आप भाई प्रवासन हो गए आपका। जैसे मान लिए कि आप दिल्ली गए और दिल्ली में 3 महीने रहे। ठीक है, आप अपने घर से दिल्ली गए और दिल्ली में 3 महीने रह करके चले आए हैं, तो भैया आपका प्रवासन नहीं, आपका पर्यटन है। ठीक है, और भैया दिल्ली गए थे घूमने फिरने के लिए और वहां 1.5 साल रह करके आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका भैया पर्यटन नहीं था, आपका तो प्रवासन हो गया था। तो इसको हम यानी पर्यटन और प्रवासन में अंतर करना बहुत मुश्किल है। जब प्रवासी अधिक समय तक रह सकते हैं तो स्थान नहीं छोड़ सकते हैं। प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन पर्यटन के आय और यानी प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन पर्यटन से आय, पर्यटन और अन्य परियोजनाओं को बढ़ाने में सशक्तिकरण साधन हो सकता है। करेंगे भाई जो आज ज्यादातर जो अगर देखेंगे जो पर्यटन हो रहा है उसमें पैसा भी खूब लगता है भैया, कहीं घूमने फिरने जो पैसा बहुत लगता है। तो करेंगे पर्यटन और प्रवासन जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है।
ठीक है। प्रवासन से भैया पर्यटन भी हो रहा, देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में रोटी रोजी की तलाश में जाते रहते हैं, तो प्रवासन के साथ साथ उनका पर्यटन भी हो जाता है और पर्यटन के साथ साथ उनका प्रवासन भी होता रहता है। ठीक है, तो पर्यटन और प्रवासन जो है कह सकते हैं कि वह एक आपस में जुड़ी हुई चीज हमको यहां पर दिखाई देती है। तो ये 5 नंबर में इसको लिखना है 1.5 पेज में। और दूसरा उसी क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कल्पित और यादगार यात्राएं। देखो ये क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो यार ना कल्पित और स्मरणीय यात्रा, तो देखिएगा इसमें देखिएगा इसमें इसको कैसे करना है, जो कल्पित और यादगार यात्रा करें। देखो ये क्या है, यादें मानसिक निर्माण। देखो अगर आपको कोई याद होगी ना, पुरानी याद होगी, तो क्या करती भाई हमारा मनुष्य यानी मानसिक निर्माण करती, यानी हमारे मस्तिष्क और दिमाग में निर्मित होती। देखो ना, जैसे भाई हमारी कोई पुरानी याद है तो हमारे मन मस्तिष्क में वो क्या रहती, बसी रहती। तुम लोगों ने देखा होगा ना कि भाई अगर कोई पुरानी याद है, कोई पुरानी चीज है, तो हमारे मन और मस्तिष्क में वो चीजें बसी रहती हैं। वो अनुभव से प्राप्त कम समय में एक अंश को प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अनुभव की स्मृति में व्यक्त संदर्भ और विवरण होते। देखो ना कि भाई हम लोगों को कई बार किसी यानी जो एक प्रकार की, जैसे मान लो भैया तुमने कहीं की यात्रा की, ठीक है, तुमने कहीं की यात्रा की है, जैसे मैं घूमने कहीं गया था, मैं कश्मीर गया था, तो कश्मीर में मैंने घूमा फिरा, उसकी उस जो यात्रा रहेगी वो मेरे मन में एक प्रकार से वो चलती रहती, भाई मैं घूमने गया था, ऐसा था वैसा था। यानी हम लोगों की जो यादगार यात्राएं रहती वो हमेशा हम लोगों को क्या रहती हैं, याद रहती। देखा होगा ना कि भाई तुम अगर कहीं पर घूमने फिरने गए होगे तो तुमको लंबे समय तक याद रहता, भाई मैं घूमने गया था, से 2 साल पहले ऐसे गया था। लोग देखा होगा बताते हैं ना, याद करके बताते हैं कि भाई मैं इतना दिन पहले वहां घूमने गई थी, तो यहाँ ऐसे था, वहां ऐसे था, झरना ऐसा था, पहाड़ ऐसे था, बस ऐसे जा रहा था, ट्रेन ऐसे जा रहा था, बताते हैं लोग ना। तो यानी हम लोगों की यादगार यात्राएं वही होती हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क में बस जाती हैं। देखा होगा ना कि भाई 2-3 साल पहले घूमने गए थे, आज भी उसकी कहानी सुना रहे हैं। तो ये क्या है, इसी को बोलते भैया यादगार यात्रा। यानी पर्यटन में देखोगा ना, लोग कई जगह की यात्राएं करते हैं और उनको चीजें क्या रह जाती हैं, उनको याद रह जाती। देखा होगा ना कि भैया लंबे समय तक हम लोगों को याद रहती। कल्पित क्या है, कल्पित यानी कल्पनाओं में उनकी यात्राएं रहती। कई बार देखो हम कहीं घूमने फिरने गए हैं, लेकिन हम वहां पर भाई घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, भाई कल्पनाओं में हमारे रहता। कल्पित मतलब कल्पना, ठीक है। यह पाठकों को पता लगाने से शुरू होता है कि मानचित्र यानी नक्शे कैसे कल्पना करने, रिकॉर्ड करने और यात्राओं को याद रखने में मदद करते हैं। करें कि जो मैप होता ना, जो नक्शा नहीं तो देखो ना, जैसे भाई इंडिया का मैप है, अलग अलग जगहों का मैप होता है, उसके जरिए हम अपनी यात्राओं को क्या करते हैं, याद करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो भाई पूरी दुनिया का मैप बनाओ, कहीं उसमें दिख गया जापान दिख गया, कोई बोलेगा भैया हम फलाने आज के 2 साल पहले हम जापान गए थे। यानी क्या है कि हम लोग मैप के जरिए अपनी यात्राओं को क्या करते हैं, याद करते हैं। यानी जैसे कहीं की कोई चीज देख लिए तो हमको याद आ जाता, भाई हम वहां घूमने गए थे ना। ये यात्रा भौतिक दुनिया या कल्पना में हो सकती है। एक यात्रा व्यक्ति के विचार को बदल, यानी कह रहे हैं कि भैया जब हम लोग कहीं की यात्रा करते हैं तो एक यात्रा करने से क्या होता कि व्यक्ति का विचार भी बदल सकता है। यानी आपके विचारों में क्या हो सकता है जी, परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी व्यक्ति, जैसे हम लोग कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं तो घूमने फिरने से क्या हो सकता है कि आपके जो विचार हैं वह पूरी तरीके से क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी उसमें क्या है, चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। और ये सब चीज किससे, वही यात्रा करने से, क्योंकि वह अपने आप और दुनिया को कैसे देखते हैं, यह एक भौतिक यात्रा और एक कल्पना है। यानी करें यात्राएं एक प्रकार से यानी जब हम लोग यात्रा करने जाते हैं तो हम उसको देखते हैं, लेकिन ये हमारी कल्पनाओं में भी रहता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो यादगार यात्राएं हैं वो हमारी कल्पनाओं में रहती है, हमारी यादों में रहती हैं। कल्पना मतलब इमेजिनेशन करना, याद करना, और यादगार यात्राएं वही होती है, इसको बोलते भैया कि कहीं पर घूमने फिरने गए हैं और वो हमको कई सालों के बाद भी वो चीज अगर हमको याद है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कल्पना यात्रा कहा जा रहा है। समझो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कल्पना यात्रा कहते हैं। ठीक है। और अब लिखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक वो चीजें याद भी रहती हैं। जैसे कहीं पर कोई घूमने फिरने गया, कल्पनाओं में रहता ना भाई कि हम वहां घूमने फिरने गए थे। बहुत सारे लोग हैं कि भाई इतने समय पहले मैं केरल गया था और वहां घूमने, जैसे केरल का कोई व्यक्ति मिल जाएगा उसको बताने लग जाते हैं। तो कल्पनाओं में हमारी जो यादगार यात्राएं रहती है वो हमको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, पर्यटन और प्रवासन और कल्पित और रमणीय यात्रा। तो ठीक है, 5 नंबर का ए और 5 नंबर का ए रहेगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा, इसमें क्या रहेगा, संस्कृति संक्रमण को परिभाषित कीजिए।
ठीक है, पहले हमको क्या बताना इसमें भाई मेरे, संस्कृति संक्रमण की परिभाषा बतानी है और उपयुक्त उदाहरण के साथ पर्यटन में परिघटनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, संस्कृति संक्रमण क्या होता है और कह सकते हैं कि पर्यटन में परिघटनाओं पर कैसे हमको इसमें यानी पर्यटन में परिघटनाओं को भी हमको बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं, संस्कृति संक्रमण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम के लिए और ये पेपर में आपके इस बार भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तीसरा क्वेश्चन। और इसको जो मैं तीसरा क्वेश्चन करने हम लोग चल रहे हैं, इसको ध्यान से देखेगा क्योंकि इस बार आ सकता है और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको आपको 100% अच्छे से रीड करके जाओ और जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे अगर आप एग्जाम में लिख करके आएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग इसको तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लिखना अगर आप देखेंगे चौथे चैप्टर पर इसका आपको आंसर मिलेगा, संस्कृति संक्रमण विवाद, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है भाई, संस्कृति संक्रमण विवाद जो यहां से आपको मिलेगा। देखो, संस्कृति संक्रमण का दावे का अर्थ दावा इस अर्थ में अस्पष्ट है कि यह जानना मुश्किल है कि समाज में जो संस्कृति परिवर्तन हुए हैं वो पर्यटन के द्वारा या आधुनिकीकरण की अन्य की प्रक्रियाओं का परिणाम। देखो, संस्कृति संक्रमण का मतलब ये होता भैया किसी की संस्कृति में परिवर्तन आ जाना या बदलाव आ जाना। अब मैं बताऊं एग्जांपल देकर के, जैसे मान लो कि भारत है एक देश है, ठीक है, और एक इलाका ले लेते हैं कि वहां पर लोग खूब घूमने फिरने आ रहे हैं और जब लोग वहां पर घूमने फिरने आते हैं उससे क्या बोला, जब लोग घूमने फिरने आ रहे हैं उससे अगर वहां किसी प्रकार की उनका खान पान में, उनके पहनावे में या उनके रीति रिवाज में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तब हम लोग इसी को कहते हैं संस्कृति संक्रमण। संस्कृति संक्रमण का मतलब होता है कि एक संस्कृति जो है उसमें किसी प्रकार का बदलाव आ जाना, और बदलाव किसी होता, पर्यटन से भी कई बार ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब जैसे मान लो भाई मेरे गांव में कोई टूरिस्ट प्लेस बन गया, क्या मैंने कहा कि हमारा एक गांव है और मेरे गांव में क्या बन गया है, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लोग वहां पर क्या है खूब घूमने फिरने आते हैं। ठीक है, और इससे भाई जो लोग बाहर के घूमने फिरने आ रहे लोग उनको देख रहे हैं, वो कैसे कपड़ा पहन रहा है, वो कैसे भाषा बोल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे क्या कर रहा है, तो गांव के लोग भी वैसे बनने लगे। ये इसका मतलब क्या है कि गांव की जो संस्कृति है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग जैसे मैं कहीं पर घूमने फिरने गया, दूसरा एग्जांपल क्या बताएं कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर घूमने फिरने गए, वहां के लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, इससे आपके जीवन में, आपकी संस्कृति में परिवर्तन जो आ रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं भाई संस्कृति संक्रमण। संस्कृति संक्रमण एक छोटी सी बात अगर आप समझेंगे तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में। देखो, संस्कृति संक्रमण का शब्द मतलब ये बता रहा है कि किसी संस्कृति में परिवर्तन चेंज। अब संस्कृति समझो क्या है, संस्कृति मैंने कई बार बताया है। ठीक है, संस्कृति का मतलब है हमारा खान पान, क्या मैंने बोला, देखो पॉइंट नंबर जैसे खान पान, ठीक है, दूसरा पहनावा यानी जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तीसरा हमारा जो रहन सहन है, हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं जी, पूजा पाठ जो करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति है। भाई हमारा खान पान में चेंज आ जाए, बदल जाए, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका बदल जाए, हमारा उठने बैठने का तरीका बदल जाए, ठीक है, हमारा बोलने चालने का तरीका बदल जाए, हमारा नमस्ते नमस्कार, भाई पहले तो राम राम करते थे अब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, संस्कृति संक्रमण हो गया, यानी संस्कृति बदल गई है। समझ रहे हो, पहले जाते थे तो बुला करके पानी पिलाते थे, आज जा रहे हैं तो कुछ और दे रहे हैं पीने के, खाने के लिए, क्या है ये, इसको बोलते भैया संस्कृति संक्रमण। ठीक है, पहले जाते थे कुछ अलग टाइप से बातें करते थे, अलग भाषा में, आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, संस्कृति संक्रमण। पहले जो मिलते थे भैया किसी दूसरे प्रकार के कपड़े पहनते थे लोग, आज दूसरे प्रकार के कपड़े पहने, इसकी का मतलब भैया संस्कृति संक्रमण। यानी पर्यटन से, यानी जब पर्यटन में क्या, लोग आ रहे हैं और लोग जाते हैं, पर्यटन में होता है लोग आते जाते हैं, तो भाई घूमने फिरने जो लोग आ रहे हैं, इससे जब बदलाव आता है, चेंज आता है, उसी को हम कह रहे हैं संस्कृति संक्रमण। समझ रहे हो भाई, हमारे जो मेहमान हैं, ठीक है, ये इसी को कहा जा रहा कि संस्कृति संक्रमण। अब जैसे मान लो कि एग्जांपल मैंने आपको देकर बताया, जैसे भाई मान लो कि एक, जैसे आप देखोगे कि भाई आगरा है, ठीक है, आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है, क्या है जी, ताजमहल है,
ठीक है। तो भाई ताजमहल को देखने के लिए जापान के लोग खूब आ रहे हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, जापान में ताजमहल को देखने जापान के लोग खूब आते हैं, और जो ताजमहल के आसपास के जो लोग रह रहे हैं, आगरा के जो लोग हैं, उनको देख रहे हो कैसे है, कैसे नहीं है, वो कैसे दिखता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, ठीक है। तो यानी आगरा के लोग भी अगर जापान जैसे लोगों के जरिए खाने पीने लग जाएं, उनके जैसे बोलने चालने लग जाएं, इसी को कहते हैं भैया संस्कृति संक्रमण। और ये क्यों होता है? ये पर्यटन से कई, यानी संस्कृति में परिवर्तन आ जा, खान पान, पहनावा, पढ़ना ओढ़ना, भाषा, शादी विवाह में परिवर्तन, इसको भी संस्कृति संक्रमण कहते हैं। देखा होगा ना कि पहले हमारे यहाँ की जो शादियां होती थी, अब उस शादियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, ठीक है। पहले आज तो टीवी देख देख करके लोगों की शादियों में परिवर्तन आ गया। पहले जैसे मेहंदी है या और भी बहुत सारे अब बहुत सारी शादियों में चीजें नई नई न्यू न्यू एडेड होती चली जा रही हैं। तो क्या है, इसी को कहते हैं भैया संस्कृति संक्रमण, यानी हमारे संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है उस कल्चर में परिवर्तन आ जाए, उसी को तो हम कह रहे हैं संस्कृति संक्रमण। और यहाँ संस्कृति संक्रमण को हमको किससे जाके जोड़ देना? पर्यटन से। यानी ये कह रहे हैं कि भाई पर्यटन, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाते हैं, और या किसी जगह पर लोग घूमने फिरने आ रहे हैं, तो उनका खान पान देख करके, उनका पहनावा देख करके, उनका रंग रूप देख करके हम लोग उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे खान पान पहनावे में अगर कोई चेंज आ रहा है तो हम इसको संस्कृति संक्रमण कह रहे हैं। और एक बात मेरी याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोग समझोगे ना तो पेपर में ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे। तो इसी को कहते हैं भाई मेरे संस्कृति संक्रमण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा ना, तो आप इसको जैसे मैंने आपको बताया इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। संस्कृति संक्रमण की बात करें, अब संस्कृति संक्रमण की परिभाषा भी मैं बता देता हूं। संस्कृति संक्रमण का मतलब होता है कि भाई जब किसी संस्कृति पर जब किसी दूसरी संस्कृति का प्रभाव पड़ जाता है, इसको संस्कृति संक्रमण कहते हैं। आप संस्कृति संक्रमण की दूसरी परिभाषा कैसे कह सकते हैं कि जब संस्कृति के अंदर, क्या कह रहा हूं, जब किसी संस्कृति के अंदर किसी दूसरी संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, तो उस संस्कृति में जो उनके खान पान में, पहनावे में, रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति संक्रमण कहते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। पर्यटन में परिघटनाओं क्या है? अब देखो भाई, पर्यटन में जैसे इन्होंने एक शब्द लिया ना कि पर्यटन में परिघटना होने से संस्कृति संक्रमण हो रहा। मैंने आपको बताया ना कि पर्यटन में कौन सी घटना घट रही है। अरे भैया, पर्यटन में घटना घट रही है कि लोग एक स्थान से दूसरे, जैसे मान लो कि मैं भारत से, क्या भाई मान लो जैसे मैं भारत से, ठीक है, मैं मान लो अमेरिका गया। कहां गया? अमेरिका गया। तो मैं भारत से गया था, अमेरिका गया, तो अमेरिका में मैंने लोगों को देखा कैसे कपड़ा पहन रहा, कैसे खा रहा, कैसे अंग्रेजी बोल रहा है। तो भैया मैंने भी वैसे करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो मैं भारतीय था, मेरी संस्कृति में यानी मेरे खान पान में परिवर्तन, ये संस्कृति संक्रमण है। यानी परिघटना से होता संस्कृति, यानी किसी को देख करके हो रहा, किसी घटना से हो रहा। आप समझ रहे हो? घटना का मतलब भैया हमने फलाने को देख लिया, या जैसे मान लो मेरे गांव में, मैंने आपको बताया, जैसे मान लो भाई मेरा गांव है, ठीक है, मेरे गांव में बहुत बड़ा कोई पर्यटक स्थल बन गया है, और पर्यटक स्थल में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, वो जैसे खा रहे हैं, जैसे पी रहे हैं, वो उनका खाने का तरीका, पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, या उनके बोलने में कोई अलग से स्टाइल है। इस प्रकार के तरीके को अगर हमारे गांव के लोग अगर फॉलो करने लग जाएं, अगर वैसे रहने लग जाएं, तब हम इसको कहते हैं संस्कृति संक्रमण। और ये किसी घटना को देखने से, यानी किसी दूसरे इंसान को देखने से ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया संस्कृति संक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है, परिघटना है। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। देखिएगा अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर क्या करनी है भैया? संक्षिप्त टिप्पणी करना है। देखो इसमें 3 दे रखा। का क्या है? मूल निवासी और मेजबान क्या होता है? धार्मिक स्थलों का वास्तुकरण क्या है? और गा क्या है? छवि और छवि निर्माण क्या है? ठीक है, इसमें 3 दे रखा। और एक बात, एग्जाम में आपको ये 5-5 नंबर के, जैसे का क्या है? मेजबान और मूल निवासी 5 नंबर का है, धार्मिक स्थलों का वास्तुकरण भी 5 नंबर का है, और छवि निर्माण भी 5 नंबर का। इसमें से आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो 2 हम लोग इसमें से जरूर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे मूल निवासी और मेजबान हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें से 2 करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके और काफी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा आ सकता है उसी को करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे मूल निवासी और मेजबान की बात करेंगे। तो देखिएगा, देखो किसी तरह से मेजबान समुदाय में मेहमान पर्यटकों की आविष्टि और उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। मेजबानों पर पर्यटक की संस्कृति का प्रभाव दिलचस्प हो सकता है। मेजबान क्या है और मूल निवासी क्या है? और भैया मूल निवासी और मेजबान का मतलब एक ही होता है।
अब जैसे मैं बात करूं, बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, मैं भारत में हूं, ठीक है, और मैं मान लो यहां पर भाई, यहां पर चीन है, क्या है, चीन है, ठीक है, मैं भारत से चीन की दीवार देखने जा रहा हूं, क्या, चीन की दीवार, ठीक है, भाई मैं भारत से यात्रा करके पहुंचा चीन की दीवार देखने, ठीक है, मैं यहां पर पहुंच गया, तो यानी मैं भारत से गया हूं, तो चीन के जो लोग होंगे, चीन का जो लोग होगा, यानी वहां के जो निवास, वो वहां के लोग हैं, ठीक है, यानी चीन के लोग क्या हो जाएंगे, मेजबान हो जाएंगे, या ये मूल निवासी, यानी वहां के लोग हैं। मूल निवासी का मतलब वहां का परमानेंट रेजिडेंस, जिसका वहीं घर है, उसको बोलते मूल निवासी, ठीक है। भाई मैं भारत से चीन गया हूं, तो चीन के लोग वहां के मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों को क्या बोला जाता है, मेजबान बोला जाता है। और मैं भाई भारत से गया हूं, तो चीन के लोगों के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मेहमान हो जाऊंगा। होता नहीं, जैसे हमारे घर पर कोई आता है, जैसे मान लो हमारे घर पर हमारी बुआ आई हैं, तो बुआ हो गई भैया मेहमान, और हम लोग हो गए मेजबान, क्योंकि बुआ हमारे घर पर आई। हम भाई, हम हमारा मेन घर है ना, हम तो क्या मूल निवासी, मूल निवासी का मतलब होता परमानेंट जो वहां व्यक्ति रह रहा है, समझ रहे हो, उसको कहते हैं मूल निवासी। और मूल निवासियों को क्या बोला जाता है, मेजबान भी कहा जाता है। तो मेजबान और मूल निवासी एक ही शब्द है। और जैसे मान लीजिए कि दिल्ली का कोई व्यक्ति कश्मीर जा रहा घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, भाई दिल्ली से मैं कश्मीर गया, तो कश्मीर के लोग क्या हो गए, कश्मीर के लोग भैया हो गए मेजबान या मूल निवासी, और जो दिल्ली से गया वो क्या हो, मेहमान हो गया। ये सिंपल सा फर्क है, ये सिंपल सी बात है। तो मेजबान और मूल निवासी और मेजबान का मतलब एक ही होता है। मूल निवासी को कह सकते वहां का रहने वाला, और मेजबान का मतलब जो भैया हमारी आगवानी करेगा। जैसे किसी के घर जाओ तो तुमको चाय पानी दे रहा, तुमको फूल माला पहना रहा, तुम्हारा स्वागत सत्कार कर रहा, वो मेजबान है। और तुम उसके घर पे गए हो तो बताइए हो तुम मेहमान। तो यह इसी को हमको किससे जोड़ देना है, पर्यटन से जोड़ देना। तो पर्यटन में मूल निवासी मेजबान कौन होगा, भाई पर्यटन में मूल निवासी मेजबान होगा जहां आप घूमने फिरने गए, वहां के स्थानीय लोग, ठीक है। जिसे मान लीजिए कि अमेरिका से कोई व्यक्ति ताजमहल देखने आया है, तो आगरा के लोग क्या है, मूल निवासी हैं, ठीक है, या मेहमान हैं। भारत के लोग मेहमान है, या आगरा के लोग कह सकते हैं मेहमान है उसके लिए, ठीक है, मूल निवासी हो गए क्योंकि अमेरिका से आया, समझो। तो यानी जब आप कहीं पर जाते घूमने फिरने के लिए, घूमने के कहीं गए हैं, तो वहां के लोग क्या है, मूल निवासी, या उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेजबान, इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसमें अगला देखते हैं, जो नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा भाई, छवि और छवि निर्माण का। तो इसमें दो करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है दो ही, मूल निवासी मेजबान बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रिपीट हो सकता है, जरूर याद रखिएगा। दूसरा छवि और छवि निर्माण को देखते हैं, क्योंकि इसमें से तीन करने हैं, तीन है, दो करने हैं, दो मैं आपको बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है। अगला जो हमारा क्या रहेगा भाई, छवि और छवि निर्माण क्या। देखो, छवि एक कृत्रिम नकल या किसी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रूप के प्रतिनिधित्व कर। छवि मतलब भैया होती है फोटो। पहले तो शब्द को समझो, फोटो यानी छवि को का हम लोग बोलते हैं फोटो बोलते हैं। छवि को हिंदी, यानी छवि जो है हिंदी शब्द है, और फोटो इंग्लिश का, हम लोग फोटो को ही, यानी फोटो को ही छवि कहा जाता है। तो छवि क्या होती है भाई, किसी चीज की जो बाहरी वस्तु है उसकी नकल, उसी को हम तो छवि बोलते हैं। जैसे आपकी, यानी आपका जो रंग रूप है, आकार है, उसकी भाई किसी चीज में बन गया, उसी को हम बोलते हैं भाई छवि। छवि एक ऐसी चीज है जो दृश्य चित्रण है। भाई छवि का मतलब क्या है, यानी किसी चीज का अगर हम दृश्य देख रहे हैं, यानी उसकी दृश्य देख रहे हैं, उसका कैसा है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं छवि। जो अनुपस्थित और कुछ ऐसा जिसे दोबारा बनाया पेश किया जाए। छवि का मतलब होता है कि जो हमारे सामने अभी है नहीं, लेकिन हम उसका एक, यानी उसका एक आकृति देख रहे हैं। छवि मतलब आकृति होता है। अभी एक्सेस में छवि का मतलब क्या, आकृति। जैसे बोला कि मेरे मामा का फोटो देख लो, तो भाई मामा का तो सामने खड़ा नहीं कर सकते हो, तो मामा की एक आकृति है, मामा ऐसे हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं छवि। छवि का प्रमुख अर्थ वस्तुओं की दृश्यता या दृश्य कल्पना, यानी छवि का मतलब किसी वस्तु का जो दृश्य है, दिखने वाला जो पार्ट है, उसको छवि कहते हैं। और छवि क्या है, कल्पनाशीलता, यानी आप कल्पना कर सकते कि फलानी चीज ऐसी होगी। जैसे मैंने बोला राजा, तो आपके मन में राजा की कोई छवि होगी ना। और छवि निर्माण क्या होता है, यानी किसी इमेज का खुद में ही सोच लेना, उसी को बोलते हैं भैया छवि निर्माण। यानी फोटो आप उस, जैसे मैंने बोला सरदार, तो आपके बीच में कोई पगड़ी पहने कोई व्यक्ति आपके मन में व्यक्ति है। देखो आप, मैं कोई भी शब्द बोलूं, मैं बोलूं आम,
तो आपने आम अगर देखा होगा तो कोई से न किसी प्रकार के आम की फोटो आपके मन में आ जाएगी। जैसे मैंने बोला दुर्गा, तो आपके मन में दुर्गा जी की फोटो आ गई। हनुमान बोला तो आपने जो हनुमान जी का फोटो कहीं पर भी देखा होगा जो आपको अच्छा लगता होगा उसका आपका, इसी को बोलते हैं छवि निर्माण। यानी शब्द जो होते हैं, जैसे मान लो भाई हम कहीं पर लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, पर्यटन में छवि और छवि निर्माण क्या है, हम लोग हमें आप पर्यटन की लिहाज से बात, भाई पर्यटन में अगर आप लोग देखोगे, जैसे हम कहीं की फोटो देखे, भाई मंदिर तो बढ़िया लग रहा है, चलो यहीं घूमने चलते हैं, यानी हमने वहां की भैया सिर्फ छवि देखी, सिर्फ खाली फोटो देखा है। फोटो देख करके हम लोग उस किसी न किसी चीज को यानी उसकी कल्पना कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं भैया छवि। और छवि निर्माण हम लोगों में होता ही है। देखो भाई अगर मैं कोई चीज बोलूं, मैं राजा बोलूं, मैं आम बोलूं, मैं कार बोलूं, मैं घर बोलूं या कुछ भी बोलूंगा, तो आपके मन में कोई ना कोई उसकी इमेज जरूर आती है। इसको कहते हैं भाई छवि निर्माण। छवि क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटो। और फोटो एक प्रकार के क्या होता है, एक प्रकार की नकल होती है, जिसको कह सकते हैं उसका एक दृश्य होता है, या दृश्य, यह कह सकते हैं कि यह कल्पना दृश्यता है, यानी किसी चीज का आकृति। एक मैंने शब्द बोला छवि, मतलब क्या था भैया, आकृति। जैसे मैंने आम की कोई आकृति बना दी, जैसे सिंबल नहीं होता, उसी प्रकार से छवि भी बोलते हैं। और छवि निर्माण क्या होता है, यानी किसी की फोटो को इमेजिनेशन कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं, छवि निर्माण कहते हैं। और पर्यटन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। देखोगे कि कई जगहों की हम लोग फोटो देखते हैं और हमारे मन में वहां घूमने फिरने की जो रोमांच होता है, भाई हम वहां घूमने जाना चाहते हैं, वहां देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमारे मन में क्या है, अचानक से आने लग जाती है। तो भाई छवि देखते ही हमारे मन में वहां की कल्पना बढ़ जाती है, चलो देख करके आते हैं वहां कैसा होगा, यहाँ कैसा होगा, ये सारी चीजें हमारे मन में आने लगती है। तो छवि और छवि निर्माण काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो 5 नंबर में पूछा कई बार, 5 नंबर में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएगा, छवि और छवि निर्माण जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो छवि और छवि निर्माण क्या है तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखिएगा, इसका हम जो अब हमारा खंड खा रहेगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सोल्व करते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें रहेगा खंड खा में, अगर आप लोग आएंगे तो खंड खा में देखिएगा 5वां हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो कि आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई, 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। विभिन्न प्रकार के हमको क्या बताने हैं, पर्यटन बताने हैं, कितने कितने प्रकार का जो पर्यटन होता है उसको बताने हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इसको कैसे लिखना है, इसको मैं आपको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिएगा आपको जो यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा इसका। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हमें विभिन्न प्रकार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जो पर्यटन होते हैं वो इसमें से अब क्या है आपको बताना है। तो भाई पर्यटन के अगर हम लोग प्रकारों की बात करें तो पहला कौन सा पर्यटन होता है, पहला होता है तीर्थ यात्रा या धार्मिक पर्यटन। ठीक है, अब देखो तीर्थ यात्रा या धार्मिक पर्यटन हम लोग उसको कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर तीर्थ यात्रा करने जाता है, जैसे आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप धार्मिक यात्रा करने के लिहाज से जा रहे हैं, अरे भाई जैसे आज लोग कुंभ जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, या कोई व्यक्ति मान लो भाई गुरुद्वारा जा रहा है, ठीक है, जिसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के अगर आप किसी पर्यटन को कर रहे हैं वो उसमें क्या आता है, धार्मिक पर्यटन की श्रेणी में आए। इसको तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं, पर्यटन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें जैसे दो लोग हैं दुर्खिम, ठीक है, जैसे दुर्खिम कहता कि धर्म का सबसे सरल रूप अनुष्ठान का प्रदर्शन करना है। अनुष्ठान का मतलब होता है पूजा पाठ करना। ठीक है, जो स्वयं समाज का उत्सव है और समाज एकजुट लाता है। दुर्खिम द्वारा संकेत के बाद कहा गया है कि दावा है कि पर्यटन समाज में विभेदों के लिए किया गया एक अनुष्ठान है। एक पर्यटक का अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता होती क्योंकि वह अलग अलग होते हैं, पर्यटक को उनके मूल स्थान पर उपलब्ध नहीं होने का अनुभव प्रदान करते हैं। देखो यहां पर अगर बात करें तो दुर्खिम जो है, दुर्खिम एक थिंकर है, यानी कह सकते हैं एक विचारक है, जो एक कह रहा है कि भाई हम लोग पर्यटन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जहां पर रह रहे हैं कई सारी चीजें वहां पर क्या है, उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, उनको देखने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं ना। अरे भाई मान लीजिए आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर अगर कोई चीज नहीं तो आप वहां पर जाओगे ना। यानी एक पर्यटक अन्य स्थानों पर जाने की इसलिए जरूरत पड़ती क्योंकि वह अलग अलग पर्यटन को उनके मूल स्थान पर उपलब्ध नहीं है, यानी जहां लोग रहते हैं वहां पर वो चीज नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करने दूसरी जगहों पर क्या भाई पर्यटन करने जाते हैं ना। अगर वो हमारे मूल जगह पर अगर वहीं पर उपलब्ध रहेगी तो शायद जो लोग हैं वो शायद ना भी जाएं,
ठीक है। तो धार्मिक पर्यटन को आप लोग कह सकते हैं, जैसे कोई वैष्णो देवी जा रहा, कोई केदारनाथ जा रहा, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, या कोई मक्का मदीना जा रहा है, या गोल्डन टेम्पल जा रहा है, ये इस प्रकार से अगर आप लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं इस लिहाज से, या किसी ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जहां पर पूजा पाठ करना है, जहां पर आपको कुछ करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, धार्मिक पर्यटन होता है। धार्मिक पर्यटन के बाद अगली जो हमारा इसमें हेडिंग बनाना, दूसरी हेडिंग क्या बनेगी भाई, पर्यावरणीय और प्राकृतिक पर्यटन। पर्यावरणीय यानी अगर आप झरना देखने जा रहे हो, झील देखने जा रहे हो, पहाड़ देखने जा रहे हो, नदी देखने जा रहे हो, इस प्रकार के जो लोग हम पर्यटन करते हैं उसी हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय या प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक मतलब नेचर को देखने जा रहे हो। जैसे मान लो भाई कोई व्यक्ति कश्मीर जा रहा, कश्मीर की वादियों में, या कई बार हम बर्फबारी हो रही उसको देखने जा रहे हैं, कई बार लोग झरना देखने जाते हैं, कुछ लोग जैसे पहाड़ वहाड़ पर्वत देखने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पर्यटन होते हैं पर्यावरणीय और प्राकृतिक पर्यटन है। यह उन स्थानों पर यात्रा पर जोर देता है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो पर्यावरण को बनाए रखते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन तभी सफल होता है जब इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे पारिस्थितिक संतुलन में खलल ना पड़े। यानी कह रहे हैं कि जब हम लोग प्रकृति की सुंदरता को देखने जाते, देखा हो ना, बहुत सारे लोग भाई प्रकृति की सुंदरता को देखने जाते, बहुत सारे, जो कोई दार्जिलिंग जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, बीच देखने, समुद्र देखने जा रहा है, तो क्या है ये सारा हमारा क्या भाई, पर्यावरणीय या यानी प्राकृतिक पर्यटन है। ठीक है, जैसे आप जंगल वंगल देखने जा रहे हो, इस प्रकार के जो पर्यटन होते हैं या जो किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय या प्राकृतिक पर्यटन है। समझ रहे हो? यानी जब हम लोग, यानी कह सकते हैं भाई, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई कई बार हम लोग भाई जंगल देखने जा रहे हैं, या हम कोई कह सकते हो कि जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, जहां पर प्राकृतिक है, जहां पर झील, झरना, नदी, पहाड़, क्या बोला, जैसे झील है, कोई झरना है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों को अगर आप देखने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय या प्राकृतिक पर्यटन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तीसरा भैया वन्य जीव पर्यटन। वन्य जीव पर्यटन का मतलब इस प्रकार का पर्यटन मूल रूप से प्रकृति के संसाधनों से संबंधित है, जो पर्यटक को अपनी प्रकृति के कुछ समय बिताने में मदद करता है। वन्य जीव यानी जैसे कई बार लोग कोई पक्षी देखने जा रहे हो, वन्य जीव पर्यटन क्या होता है, जैसे आप कोई पक्षी देखने जा रहे हो। ठीक है, वन्य जीव मतलब होता है जीव जंतुओं को जब हम देखने जाते हैं ना, जैसे आप कोई रिजर्व पार्क है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जैसे बाघ रिजर्व पार्क है। ठीक है, उसी प्रकार से तेंदुआ है, हाथी रिजर्व पार्क है, यानी जहां पर उनको क्या कर रखा है, संरक्षित कर रखा है। ठीक है, तो वन्य जीव को हम लोग जब देखने जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे आप राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं, गुजरात का जो गिर है, गिर में भी शेर बाघ पाए जाते हैं, उसको देखने जा रहे हो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हो। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य देखने जा रहे हो। तो इस प्रकार की जगहों पर अगर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, जहां पर मान लीजिए आपको पंछी देखना है, आपको हाथी देखना है, आपको शेर देखना है, आपको चीता देखना है, आपको इस प्रकार की अगर चीजों को देखने के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, वन्य जीव पर्यटन कहा जाता है। क्या है ये, वन्य जीव पर्यटन है, यानी आप जीव जंतुओं को देखने जा रहे हैं भाई, शेर, बाघ, चीता, ठीक है, इस पर हाथी, ठीक है, बत्तख, यानी इस प्रकार की चीजों को अगर आप लोग देखने जा रहे हैं जहां पर उसको सुरक्षित कर रखा है, तो वह क्या है, वन्य जीव पर्यटन है। अगला होता भाई मेरे अवकाश पर्यटन। ठीक है, चौथा पर्यटन क्या होता है, अवकाश पर्यटन, यानी यह ज्यादातर शहरी आबादी के लिए होता भैया अवकाश पर्यटन। शहरी जीवन तनाव भरा होता है और बहुत लोग प्राकृतिक सुंदरता और ताजी हवा की कमी को महसूस करते हैं। देखोगे ना कि शहर में आबादी बहुत ज्यादा रहती है, छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, ठीक है, वहां पर ताजी हवा नहीं रहती। तो क्या होता है, अवकाश पर्यटन का मतलब होता है कि जब हमारी छुट्टियां हो और छुट्टियों को बिताने के लिए जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अवकाश पर्यटन कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि ठंड की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो ठंडी की छुट्टियों में भाई इतनी ठंड हो रही, कोई आदमी मान लो गर्म
इलाके में घूमने फिरने चला जाए, इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ये अवकाश पर्यटन है। जैसे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी छुट्टियां हो जाती हैं तो भी कहीं लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, अवकाश पर्यटन। अवकाश पर्यटन का सिंपल सा मतलब है कि आपकी भाई है छुट्टी, यानी आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कोई नौकरी वोकरी करते हैं, दो ही रीजन हो सकता है जो अवकाश मिलता है ना, या तो आप स्कूल में हैं या आप किसी जॉब में हैं। तो अगर आपको छुट्टी मिली है और उन्हीं छुट्टियों को बिताने के लिए, जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, या आपके जो कार्यालय ऑफिस है वहां की छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों के अगर इस चीज की छुट्टी है और छुट्टी में आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, वही है भैया क्या है, अवकाश पर्यटन है। ठीक है, अगला है साहसी पर्यटन। साहसी पर्यटन का मतलब होता है ऐसी स्थान पर कहीं पर घूमने जा रहे हो जहां पर भैया जाना कठिन है, जहां पर बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो आप किसी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे हो, बंजी जंपिंग कर रहे हो, हवा में भरे यानी हवा में गुब्बारा उड़ता नहीं, लोग उस पर उड़ते हैं, पैराग्लाइडिंग, इस प्रकार की चीजों को करने के लिए अगर आप कहीं पर गए हैं तो इसी को हम बोलते हैं भैया साहसी पर्यटन। पैराग्लाइडिंग का मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे देखो बहुत सारे लोग भैया बर्फ पे ऐसे क्या पहन के चलते रहते हैं या दौड़ते हैं, वो क्या है, या जो स्लिप करते हैं, देखा होगा ना बर्फों में, इस प्रकार की जो, इसी को बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। ठीक है, बंजी जंपिंग होता, बंजी जंपिंग सुना होगा ना, अरे जो पीड़ा ऐसे कूद जाता है हवा में, वो निकल जाता है ना, तो इसको बंजी, इसको क्या बोलते हैं, साहसी पर्यटन या एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं, जहां पर थोड़ा जान को खतरा वतरा बना रहता है, यानी एक प्रकार से साहस, यानी हर कोई व्यक्ति उसको करने का साहस नहीं जुटा पाता, बहुत सारे लोग आदमी को देख करके ही पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रकार के पर्यटन को हम लोग कई बार जाकर, इसमें खास तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बंजी जंपिंग याद रखिएगा, और दूसरा पैराग्लाइडिंग, दो चीजें ऐसी हैं जो मोस्टली लोग करने जाते हैं साहसी पर्यटन में, कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग। ठीक है, बंजी जंपिंग खासतौर से हवा में उड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई सांसें निकल जाएंगी, आप देख करके डर जाओगे। ठीक है, ऐसा होता है बंजी जंपिंग। पैराग्लाइडिंग भी होता है, इसी को साहसी पर्यटन बोलते हैं, एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं, यानी इसमें थोड़ी बहुत रिस्क होता है, सुरक्षा इसमें भैया थोड़ी सी चिंता बनी रहती है, इस प्रकार से। अगला है चिकित्सा या स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन क्या होता है। चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, मैं उसको देखने के लिए गया हूं, जैसे मान लो कि कोई बीमार है और भाई मैं उसको मुंबई देखने के लिए गया हूं, तो वहां ये क्या है, इसको चिकित्सा पर्यटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये चिकित्सा पर्यटन है या स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन है। भाई जैसे मान लो आप खुद ही बीमार हो गए हैं, तो आप कहीं गए हैं इलाज करवाने के लिए, तो क्या है, इसी को क्या बोलोगे, इसी हम लोग कहते हैं भाई चिकित्सा पर्यटन या स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन के नाम से इसको जाना जाता है। ये यानी आप हेल्थ के, यानी आप बीमार हैं या आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, आप उसका इलाज करवाने के लिए गए हैं, या आप उसके इलाज करवाने समय आप भाई उसको देख रेख करने के लिए साथ में गए हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन या स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन के नाम से इसको क्या है, जाना जाता है। यानी आप लोग उसको देखने जा रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला रहेगा व्यवसाय पर्यटन। क्या होता है व्यवसाय। ठीक है, इसमें यात्रा, गंतव्य के आनंदमय और अन्य विशेषताओं का विपणन और व्यवसाय पर्यटन का सिंपल सा मतलब होता है कि यानी आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसके लिए आप जब घूमते फिरते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई उनकी पूरे अलग अलग जगहों पर उनकी, जैसे मान लो कि आप बिल इकट्ठा करते, बिलिंग करते हैं, बिल लेकर के आ रहे हैं अलग अलग दुकानों से, अलग अलग जगहों से, या आप माल की सप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग होता है ना सप्लाई करते हैं, जो चीजें होती है ना, जैसे प्रोडक्ट है या उनका कोई उत्पाद है, उसको दुकानों पर देते हैं, इसी को बोलते हैं भाई व्यवसाय पर्यटन। यानी आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं बल्कि आप कोई मार्केट है, तो आपकी कोई दुकान है, आप कोई शॉप वॉप खोल रखे हैं, तो खास तौर से आप उस व्यवसाय के लिहाज से जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यवसाय पर्यटन। ठीक है, ये क्या है, व्यवसाय पर्यटन। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो कि आप अपनी जो दुकान है, कुछ भी है, उसके लिए आप सामान लाने जा रहे हैं या सामान को देने जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं भाई व्यवसाय पर्यटन, आते जाते हैं। एक होता है राजनीतिक पर्यटन। राजनीतिक पर्यटन सिंपल सा होता है जब नेता एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। देखो अगर चुनाव में बहुत सारे नेता दूसरे स्थानों से आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं, रैली करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बहुत सारे देखो भैया जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक पर्यटन।
पर्यटन कहा जाता है। देखा होगा ना बहुत सारे जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो बाकायदा आते हैं, देखा होगा ना भाई, अलग अलग जगहों से अलग अलग वो आते रहते हैं ना, एक घूमने फिरने के लिए, घूमने फिरने के बल्कि राजनीतिक जैसे प्रचार करने के लिए। देखो अगर दिल्ली में देखो रो, दिल्ली में अभी इलेक्शन हो रहा, चुनाव हो रहा है, तो वहां पर आपने इसको देखा होगा कि वहां लोग क्या है, आते जाते रहते हैं, देखा होगा ना कि भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक पर्यटन के रूप में इसको जाना जाता है। अगला होता है सांस्कृतिक धरोहर हेरिटेज पर्यटन। क्या होता है सांस्कृतिक धरोहर या हेरिटेज पर्यटन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप किसी इमारत को देखने जा रहे हैं या कोई सांस्कृतिक धरोहर, जैसे आप ताजमहल को देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार को देखने जा रहे हैं, या कोई आप देखने महल वहल देखने जा रहे हो किसी राजा के बारे में, ठीक है। इस प्रकार की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सांस्कृतिक या धरोहर। धरोहर का मतलब पुराना जो कोई स्मारक है, पुरानी कोई हवेली ववेली है, पुराना कोई इस प्रकार की चीजों को अगर आप देखने जा रहे हैं, आते जाते हैं, उसी को सांस्कृतिक या धरोहर पर्यटन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला होता है विजिटिंग टूरिज्म, यानी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं विजिटिंग टूरिज्म यानी भेंट पर्यटन, ठीक है। क्या बोलते हैं, विजिटिंग टूरिज्म या भेंट पर्यटन। इसको विजिटिंग भेंट पर्यटन उसको कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं जैसे हम किसी से मिलने उलने जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी से मिलने उलने गए, उसको बोलते हैं विजिटिंग या भेंट पर्यटन। देखिए जैसे विजिटिंग टूरिज्म की बात करें तो विजिटिंग टूरिज्म आप उसको कह सकते हैं जैसे दादा दादी रिश्तेदारों के साथ हम जब कई बार मिलने जाते हैं, जैसे भाई आपका दादा दादी कहीं पर दूर रहते हैं, या मौसी हैं, नानी हैं, नाना हैं, ठीक है, इन सब के साथ जैसे इन सब के जैसे जैसे कई बार हम लोग मामा के घर जाते हैं, नाना के घर जाते हैं, भाई दुर्गा पूजा है या कोई होली है, दिवाली है, छुट्टियां हैं, इन सब में जब हम लोग कहीं पर जाते हैं, इसी को बोलते हैं भेंट पर्यटन। यानी जब हम अपने किसी रिश्तेदार से जाकर के मिलते हैं और कहीं वो भाई दूर रहता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, विजिटिंग टूरिज्म, या इसको हम कहते हैं भेंट पर्यटन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो एक इतने आप क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे से बना करके लिख सकते हैं, और इसको पॉइंट वाइज बना करके ही लिखना है, वैसे नहीं लिखना किसी को भी, ठीक है। और भी आप इसमें भी और भी आप कई प्रकार के टूरिज्म को लिख सकते हैं या इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और टूरिज्म को बता देता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर बताइए, जैसे मनोरंजन पर्यटन, एक आप इसको भी हेडिंग बना सकते हैं, मनोरंजन पर्यटन क्या है, जैसे हम कई बार मनोरंजन के लिए, जैसे भाई हम फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, या कहीं पर ऐसे जगह पर हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं जहां पर हम लोग अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जैसे कठपुतली का नाच देखने जा रहे हैं, किसी का भैया डांस वांस देखने जा रहे हैं, तो उसको मनोरंजन पर्यटन बोलते हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। रिश्तेदार से भेंट पर्यटन, जैसे कई बार होता ना कि हमारा कोई रिश्तेदार दूर रहता है, उस रिश्तेदार से हम जाकर के मिलते हैं और उससे भेंट करते हैं, उसको रिश्तेदार से भेंट पर्यटन कहा जाता है। एक है कम दूरी पर विश्राम पर्यटन, कई बार हम लोग होता कि जैसे चल करके ना कहीं पर रेस्ट वेस्ट करने जाते हैं, कम दूरी पर विश्राम भी कई बार करते हैं भाई पर्यटन में, कम दूरी विश्राम पर्यटन का उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग कहीं लंबी दूरी पर यात्रा पर निकले हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं भाई कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हूं, ठीक है, तो लोग जैसे रास्ते में जाते रहते बीच बीच में रुकते जाते हैं ना, कहीं रुक गए, तो उसको कम दूरी पर विश्राम पर्यटन कहा जाता है। एक होता पेशेवर पर्यटन, इसको आप पेशेवर पर्यटन को लोग कह सकते हो कि जो लोग पेशेवर काम काज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सुनार हैं, लुहार हैं, या अन्य जो काम करते हैं, जो घूम घूम करके पेशेवर पर्यटन, जैसे पेंट वाले हैं, बढ़ई हैं, और भी बहुत सारे लोग जो पेशेवर पर्यटन करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, जैसे भाई आप डॉक्टर हो और डॉक्टर के लिहाज से आपको भाई कहीं दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है, किसी का इलाज करने, इस प्रकार से हम लोग जाते हैं ना, इसको बोलते हैं भाई पेशेवर पर्यटन कहा जाता है। तो आप लोग इसका पॉइंट बना करके अच्छे से पर्यटन की पॉइंट बनाएंगे ताकि आपको 10 में से 8-9 नंबर आराम से मिल जाए, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, पांचवा क्वेश्चन तो भाई मैंने आपको बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, भीमबेटका में किए गए पुनरुद्धार और संरक्षण परियोजना
पर चर्चा कीजिए। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्या है? भीमबेटका में किए गए पुनरुद्धार और जो संरक्षण परियोजना, खास तौर से हमें भीमबेटका जो है उसके बारे में बात करना है कि किस प्रकार से भीमबेटका पुनरुद्धार किया गया है और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया गया। और एक खास तौर से 10 नंबर का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको कैसे लिखना है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन आया है वो भाई भीमबेटका को लेकर के, तो बुक में आपकी जो आपकी बुक रहेगी इग्नू की, उसमें पेज नंबर 102 पर ये टॉपिक दे रखा भीमबेटका का। तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें पिछले 3 दशकों के दौरान रोक आर्ट एंड टूरिज्म ने सांस्कृतिक पर्यटन के तौर पर सार्वजनिक रुचि में विश्वव्यापी वृद्धि की है, जिसका अनुमान है कि अगले वर्ष 240 बिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्री इससे जुड़े हैं। दुनिया भर में चट्टान कला पर्यटन में यह उछाल स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार के सवाल उठाता है। डिकन कहते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए नीतियां, दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं। देखो कहा जाता है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसके लिए क्या किया गया भैया, नीतियां यानी नियम कानूनों को विकसित किया गया है। सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार करने की सीमा है, लेकिन अस्थाई रोक आर्ट टूरिज्म का सिद्धांत अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। पर्यटक की अंतरक्रिया और आवाजाही को रोक पेंटिंग पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव और उसकी मूल अवस्थाओं के उत्थान पर शोध की आवश्यकताओं पर जोर देता है। साथ ही रोक आर्ट पर्यटन को चलाने वाले सामाजिक और आर्थिक कारकों पर भी विचार करने और सार्वजनिक हितों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में डिकोन ने टिप्पणी की थी कि पर्यटक की शिक्षा चट्टान कला संरक्षण और पुनरुत्थान के संबंध में एक कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि यदि स्मारकों को कोई क्षति होती है तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। इसलिए एक व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र जैसे गुफा पेंटिंग जो वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसको पैसे कमाने के लिए बाजारीकरण का बीच विरोधाभास का मुद्दा का सामना करना पड़ता है। करें कि जैसे मान लो कई बार हमारे ऐसे कोई पर्यटक स्थल होते हैं, ऐसी कई बार चीजें होती हैं, ठीक है भाई, ऐसे कई बार चीजें होती हैं कि जिनका हम लोग पुनरुद्धार करते हैं, लेकिन कई बार होता कोई ऐसा पर्यटक स्थल है कि भाई जिसका डेंटिंग पेंटिंग कराने से उसका कीमत घट सकती है। इसलिए ऐसे किसी चीज का बाजारीकरण करना सही नहीं है, कह रहे हैं। यह विडंबना है कि पर्यटकों से अर्जित धन का उपयोग ज्यादातर धरोहर संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए किया जाता है। फिर भी कुछ मामलों में स्थलों की नाजुक प्रकृति और मुख्य रूप से चट्टान कला के स्थलों का पर्यटक इन गतिविधियों में नुकसान हो सकता है। कह रहे हैं कि देखो कहीं जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर घूमने गए हैं, ठीक है, आपसे जो पैसा कमाया जाता है, आप लोग जहां पर घूमने फिरने गए हैं वहां का रंग रोगन करना, वहां का संरक्षण करना, वहां पर उस पैसा उसको क्या है खर्च किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ मामले होते हैं जहां की प्रकृति जो है बड़ी नाजुक है, अगर वहां पर ज्यादा लोग घूमने फिरने जाएंगे तो वहां की चीज को नुकसान पहुंच सकता है। तो कह रहे हैं कि हर जगह पर पर्यटक स्थल अगर आप लोग बना देंगे तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा अगर पर्यटक आएंगे तो वहां की जो कलाकृति है, यहाँ का जो स्थल है, उसको क्या हो सकता है, इसको क्या भाई नुकसान पहुंचने का क्या है एक लगा रहता है कि अगर ज्यादा लोग आएंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। अकादमिक कार्यों में विज्ञान के तौर पर धरोहर स्थलों का संरक्षण और पुनरुत्थान सर्वोपरि है। कह रहे हैं कि अकादमिक कार्य का मतलब होगा एकेडमिक। अगर हम लोग एकेडमिक लिहाज से बात करें तो भाई अकादमिक लिहाज से कह सकते हैं विज्ञान के तौर पर जो हमारे धरोहर स्थल हैं उनका संरक्षण करना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैल आश्रय गृह पहले व्यक्ति के घर थे, यानी जो भीमबेटका क्या एक प्रकार से कह सकते हो, एक प्रकार से हमारी भाई जो सभ्यता रही संस्कृति रही उसका पहला घर हो सकता है। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई कला चित्रों के माध्यम से चट्टान आश्रय प्रौद्योगिक काल में मानव जीवन का, यानी कह सकते कि अगर हम लोग बात करें तो भीमबेटका में जो बने हुए घर हैं वो कह सकते हो कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल से पहले के भी बने हुए घर हैं भीमबेटका में। और भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह समय अवधि पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल तक फैली हुई, यानी भीमबेटका में जो घर मिला है वह पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के बीच में भीमबेटका में ऐसे कुछ घर मिले हैं जो कह सकते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के घर होंगे। ठीक है, आज यह स्थल
प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। यानी भीमबेटका में भाई जो एक घर मिला है, जो पहले व्यक्ति का घर हो सकता है, जो पाषाण काल के आसपास का माना जाता है। आज यहाँ लोग खूब घूमने फिरने आ रहे हैं भीमबेटका में, और यह कह सकते हैं कि पर्यटक के लिए, ये जो टूरिस्ट हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और हजारों सालों से पर्यटकों द्वारा इसे देखा जा रहा है। जो अब सवाल उठता है कि वह अतीत से इन अवशेषों को रखने की आवश्यकता या महत्व के बारे में। यानी जैसे हम भीमबेटका की बात में, भाई इतनी पुराने स्थल है, इतनी पुराना घर है, उसको रखा गया जिसको लोग देखने आते हैं, तो इन चीजों को रखने की जरूरत क्या है। इन चट्टानों आश्रयों से कई पर्यटक आते हैं। जो एक प्रभाव यह हो सकता है कि इन चट्टानों के आश्रयों में टूट फूट हो सकती है। यदि कला कह रहे हैं कि जैसे मान लो भाई भीमबेटका में जो घर मिला है वो बहुत पुराना पाषाण काल के आसपास है। करें कि अगर बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो भाई घर में आएंगे जाएंगे तो घर टूट सकता है, फूट सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, यदि कला को पर्यटकों द्वारा छुआ जा रहा है तो इससे कीमती कला का नुकसान हो सकता है। भाई देखा होगा ना, बहुत सारे पर्यटक आएंगे, चीजों को छुएंगे, टच करेंगे, उनका बच्चा है तो तोड़ फोड़ सकता है, भी हो सकता है ना। हाल ही वर्तमान में अतीत को देखने के लिए इस साधन का भी नुकसान हो सकता है। जगह की पवित्रता को बनाए रखने की, कला को नष्ट होने से बचाने के लिए सांस्कृतिक जो पर्यटन है उसके प्रबंधन का सिद्धांत की करने की आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते का परिणाम विश्व धरोहर स्थल के लिए निर्देश है। कह सकते हैं कि हमारे जो पुराने धरोहर स्थल हैं वहां पर अगर आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, नियम कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई मान लो कि कोई पुराना स्थल है, वहां पर लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो अगर लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, उनको छुएंगे, टच करेंगे तो चीज टूट सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा कि कई बार हम लोग ऐसी जगहों पर घूमने फिरने जाते हैं जहां पर हम चीजों को छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो कांच में है, इन सारी चीजों में है। तो वही कहा जा रहा कि हमारे जो पर्यटक स्थल हैं उनको, उनके लिए दिशा निर्देश बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई सांस्कृतिक और बहुत पुराना पर्यटक स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उसको छुएंगे, टच करेंगे तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, और टूट सकती है, फूट सकती है। इसलिए भाई जो हमारे धरोहर स्थल है, जैसे भीमबेटका के बारे में हम लोग यहां जिक्र करें, जो मध्य प्रदेश में है, तो कह रहे हैं वहां अगर लोग लगातार घूमने फिरने आएंगे तो उनको छुएंगे, टच करेंगे, देखेंगे, और इस आवाजाही कह सकते हैं भीमबेटका की जो हमारी पुरानी संस्कृति है, पाषाण काल के आसपास का वहां पर जो घर मिला है, वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। भारतीय संदर्भ में जिन धरोहर स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाने या स्वीकार किया गया, उनकी देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। धरोहर स्थलों की मरम्मत करना, संरक्षण करना, पुनरुत्थान भारत में जो पुरातात्विक स्थल हैं उनकी देखरेख कौन करता? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, भारत में जो धरोहर स्थल हैं उनकी मरम्मत करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको ठीक करता है, या उनका डेंटिंग पेंटिंग का जो सारा है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा देखरेख किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर ताजमहल के मामले में देखा था कि उपयोगों को विकसित किया गया, भीमबेटका के अवरोध के मामले में उन क्षेत्रों के आसपास अवरोधक लगाए जाते हैं जहां गुफा कला पाई जाती है। कुछ दूरी के बाद पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं होती है। चट्टान कला और पर्यटकों के बीच एक सुरक्षित दूरी करें कि कई बार देखा आप लोग भीमबेटका में ऐसे कर दिया कि पर्यटक को कुछ जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है। भाई जैसे मान लो आप लोग कहीं पर घूमने फिरने गए और वहां पर रोक लगी, यानी आप आगे ना जाएं, यानी जाने में मना है, ऐसे लिखा होगा, आप लोग कहीं घूमने फिरने गए होंगे, तो इसका सिंपल से मतलब होता कि अगर वहां लोग घूमने फिरने जाएंगे तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, वह खराब हो सकती है। जैसे मान लो भाई कि उसको आप कांच में रख सकते हैं या बंद करके रख सकते हैं, तो रख लेंगे, दूर से देख लो, दूर से लोग देखें। ठीक है, आप लोग भी अगर चिड़िया उड़िया घर देखने गए होंगे तो देखा होगा कि वहां पर शेर है, बाघ है, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं कि पत्थर उठा करके मारते। देखा होगा ना आप लोग, अगर चिड़िया घर हो बहुत सारे, अगर आप टूरिस्ट प्लेस पर गए होंगे, मैं चिड़ियाघरों की बात कर रहा हूं जहां पर लोग जाकर के बहुत सारी शैतानियां करते हैं, वहां पर शेर को परेशान करेंगे, या कोई और जानवर है, बारहसिंगा है, मगरमच्छ है, उसको भी मारेंगे अगर पानी में बैठा हुआ। तो इस प्रकार की आपने देखा होगा, ये नॉर्मली मैं बता रहा हूं, आप लोग गए होंगे तो वहां पर इस प्रकार से पत्थर मारना और इस प्रकार से चीजें करना लोग बहुत करते हैं। ठीक है, तो वही मैं इससे बता रहा हूं कि जो हमारे कोई पुरानी धरोहर है, अगर वहां पर भैया ऐसे लोग आते जाते रहेंगे तो उसको
छुएंगे, टच करेंगे तो खराब हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे जो पुराने पुरातात्विक स्थल हैं उनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी। इसके लिए दिशा निर्देश बनाइए ताकि वह सुरक्षित रहे। अगर वहां पर पर्यटक ऐसे आते जाते रहेंगे तो उन चीजों को नुकसान पहुंच सकता है। उसी में एक धरोहर स्थल हमारा भाई है भीमबेटका। भीमबेटका को लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश बनाया ताकि वहां पर लोग आए तो, लेकिन कई कई जगहों पर कह सकते हैं भीमबेटका में पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है, यानी परमिशन नहीं है। क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे, उसको घर टच करेंगे, दीवार टच करेंगे, चीजों को छुएंगे तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वहां पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो भीमबेटका को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भीमबेटका, और एग्जाम में आ सकता है। अगर आएगा तो आप लोग जैसे मैंने बताया आपको सेम इसी प्रकार से क्या है लिखना है। ठीक है, 10 नंबर में आप 2.5-3 पेज लिख दीजिएगा। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, छठा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब रहेगा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या रहेगा, देखिएगा पारिस्थितिक पर्यटन क्या है, भारत में उपयुक्त उदाहरण देकर के व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पारिस्थितिक पर्यटन क्या, पहले हमको ये बताना है, और भारत में पारिस्थितिक पर्यटन क्या है। देखो एक बात बता दूं, सबसे पहले पारिस्थितिक पर्यटन को बोलते हैं इको टूरिज्म। ठीक है, और पारिस्थितिक पर्यटन को ही क्या बोला जाता है, पर्यावरणीय पर्यटन। ठीक है, आपकी बुक में अगर मैं किताब की बात करूं तो बुक में कहीं पर भी पारिस्थितिक पर्यटन शब्द नहीं लिखा, बस खाली इसी में लिखा, केरल में यहां पर आएंगे तो लिखा है पारिस्थितिक सतत पर्यटन। ठीक है, तो पर्यावरणीय पर्यटन को बोलिए, देखो हिंदी में पर्यावरणीय पर्यटन और कह सकते हो कि पारिस्थितिक जो पर्यटन है उसका मतलब एक है, यानी सेम चीज है। और ये आपको चैप्टर नंबर 9 में से आपको आंसर मिलेगा। जैसे सबसे पहले इसने पूछा है पारिस्थितिक पर्यटन की परिभाषा, तो पर्यावरणीय पर्यटन की जो परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा इन्होंने पूछा है कि भारत में पारिस्थितिक पर्यटन, तो भारत में पर्यावरणीय पर्यटन जो है इसी को पारिस्थितिक पर्यटन करके आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब सबसे हम लोग देखते हैं भाई, ये पर्यावरणीय जो पर्यटन लिखा ना, इसको पारिस्थितिक पर्यटन समझिएगा। पर्यावरणीय पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन दोनों चीज जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई मेरे, पर्यावरणीय पर्यटन या इको टूरिज्म की पहली औपचारिक परिभाषा संभवतः मैक्सिकन वास्तुकार द्वारा दी गई है। पर्यावरणीय पर्यटन को पर्यावरण की के रूप में जिम्मेदार, ज्ञानवर्धक यात्रा या प्रकृति का आनंद और उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रायः बाधा रहित प्राकृतिक क्षेत्रों में संभवतः यात्रा करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कह रहे हैं कि भाई पारिस्थितिक पर्यटन एक ऐसी चीज है जब हम लोग कहीं पर पर्यावरण को देखने जाते हैं, पर्यावरण के लिहाज से हम वहां पर भाई कह सकते हो हम लोग यात्रा करने जाते हैं। ठीक है, या वहां का यानी ज्ञानवर्धक यात्रा है, आनंदमय यात्रा करते हैं और पर्यावरण को लेकर करते हैं, वही कह सकते हैं कि पारिस्थितिक पर्यटन है। पारिस्थितिक मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के, जैसे आप लोग झील देखने गए हो, झरना देखने गए हो, नदी देखने गए हो, पहाड़ देखने गए हो, जंगल देखने गए हो, कोई पशु पक्षी देखने गए हो। ठीक है, वही होता पारिस्थितिक पर्यटन, समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं जैसे मान लो कि मैं भाई चिड़ियाघर देखने गया हूं, या मान लो मैं कोई रिजर्व पार्क, ठीक है, बहुत सारे रिजर्व पार्क है ना, या जैसे नेशनल रिजर्व पार्क है, या आरक्षित जो क्षेत्र है जैसे बाघ के लिए जो बना रखा है, हाथी के लिए, गैंडे के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है, उनको उन क्षेत्रों में अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, वही है भैया पारिस्थितिक पर्यटन। पर्यटन का मतलब था घूमना फिरना, सबको पता है। पारिस्थितिक मतलब क्या है, यानी आप लोग पर्यावरण से संबंधित किसी चीज को देखने जा रहे हो, इसको बोलते हैं पारिस्थितिक पर्यटन। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें, देखो पारिस्थितिक पर्यटन में क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान जिसमें सार्थक तरीके से समुदाय की भाग। देखो पारिस्थितिक पर्यटन में हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। यानी पारिस्थितिक पर्यटन में क्या होता है, पारिस्थितिक पर्यटन का मेन काम है कि हमारा जो पर्यावरण है, यानी भैया भाई मेरे जो इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षा देना। ठीक है, दूसरा पारिस्थितिक पर्यटन का काम क्या है, मेजबान समुदाय के लाभदायक। मेजबान का मतलब जो देखो पारिस्थितिक पर्यटन में यानी जहां पर वनस्पति है, जहां पर जीव जंतु है, जहां पर पेड़ पौधे हैं, वहां के लोगों को एक प्रकार से लाभ देती है। देखो एक बार का आपके इलाके में अगर जंगल है, आपके इलाके में अगर कोई अच्छा पर्यावरण है, भाई आपको लाभ मिलेगा वहां के लोगों के लिए। दूसरा ये लोगों को क्या बनाता, आत्मनिर्भर बनाता है। यानी हम लोग अपने जो पारिस्थितिक पर्यटन अगर आपका अच्छा रहेगा, आपके
इन्वायरमेंट यानी आपका पर्यावरण का आसपास आपके आसपास का जब पर्यावरण बहुत अच्छा, भाई सिंपल सी बात, आप क्या रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। देखो कैरियर ने कहा, कैरियर कौन है भाई, कैरियर कोई नाम नहीं जिसको हम कैरियर बोलते हैं, कैरियर का मतलब क्या है, ये आदमी का नाम है जी, ठीक है। कैरियर मतलब एक कह सकते हो कि एक यानी कह सकते हैं वैज्ञानिक है या बुद्धिजीवी है, उसको कह सकते हो, ये आदमी का नाम है। कैरियर ने कहा कि पर्यावरणीय पर्यटन का देखो जहां पर भी मैं पर्यावरणीय पर्यटन बोलूं, आप उसको लोग पारिस्थितिक पर्यटन समझना, ठीक है। देखो कैरियर ने कहा कि पर्यावरणीय पर्यटन उल्लेखनीय है क्योंकि वह पर्यटन उद्योग में सबसे तेजी से क्षेत्र में बढ़ा है। पर्यावरणीय पर्यटन को कभी कभी पर्यटन के विकल्प रूप में देखा करें, देखो करें कि जो पर्यावरणीय पर्यटन है या पारिस्थितिक जो पर्यटन है वो कह सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और एक वैकल्पिक पर्यटन के रूप में कह सकते हैं। देखो हम लोग बहुत जगह हम लोग घूमने फिरने जाते हैं ना भाई, हम लोग कभी मान लो भाई कोई कुछ देखने गया, कोई कुछ देखने गया, हम लोग ऐतिहासिक देखते हैं, हम लोग सांस्कृतिक देखते हैं। तो पर्यावरणीय पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो एक वैकल्पिक पर्यटन, यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे पर्यावरणीय पर्यटन होने से ना, कि आप झील झरना नदी पहाड़ और जंगल और जीव जंतु भी देख सकते हो। क्या है, यानी पर्यटन में हमको क्या मिल गया, एक विकल्प मिल गया। क्या है, इसी को हम लोग क्या करें भाई, एक वैकल्पिक पर्यटन के रूप में जाना जाता है। वैकल्पिक माने ऑप्शन हो गया है। जैसे मान लो कि मेरे पास भाई 4 कपड़े थे और मेरे पास 2 कपड़े और आ गए, यानी अब मेरे पास ज्यादा विकल्प हो गया, विकल्प हो गया ना घूमने फिरने उसी कपड़े का। उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं जैसे भाई मेरे पास घूमने फिरने की 4 जगह थी, उसमें 2 जगह और आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे ज्यादा विकल्प हो गए, यानी मुझे ज्यादा ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन यानी मिल गए ना। इसलिए करें कि अब ये यानी जो पारिस्थितिक पर्यटन है वैकल्पिक पर्यटन के रूप में बहुत विकास हो रहा है, और कह सकते हैं तेजी से आज कह सकते हैं कि जो पर्यावरणीय पर्यटन है, जो पारिस्थितिक पर्यटन है वो क्या है, खूब ज्यादा बढ़ रहा है। इको टूरिज्म जिसको हम लोग पारिस्थितिक पर्यटन या पर्यावरणीय पर्यटन कहते हैं, एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति और प्रकृति इतिहास से प्रेरित है। देखो जो पारिस्थितिक पर्यटन होता है उसको अगर मैं बात करूं तो खास तौर से जो पारिस्थितिक पर्यटन है जी, इसको आप लोग कह सकते हैं किसी क्षेत्र में जो प्रकृति है और जो वहां की संस्कृति है उससे इतिहास से संबंधित होता है, ठीक है। प्रकृति और संस्कृति के संसाधनों का संयोजन राज्य के लिए स्वतंत्र राजस्व उत्पन्न करने में योगदान करते। देखो कह रहे भाई जहां पर भी पारिस्थितिक पर्यटन रहेगा वहां पर संस्कृति है और वहां पर पेड़ पौधे हैं, जल है, जंगल है, जमीन है, और कह सकते हैं ये पारिस्थितिक पर्यटन अगर बढ़िया है, लोग देखने घूमने, तो भाई इसका वहां का जो राज्य है यानी स्टेट है उसको राजस्व यानी पैसा भी मिलेगा, लोग घूमने फिरने आएंगे, टिकट टुकट लेके पैसे मिलेगा, तो राजस्व भी क्या करता है, ये प्रदान करते हैं। यानी पारिस्थितिक पर्यटन जो है हमको क्या करता है, राजस्व भी प्रदान करता है। और पारिस्थितिक पर्यटन कह सकते हैं कि एक इतना ज्यादा हमारे पास विकल्प हो गए, ऑप्शन हो गए, कि आज हम लोग कि भाई पेड़ पौधे, जीव जंतु, खरगोश, मगरमच्छ, शेर और को लोग देखने जा रहे हैं। ये पर्यटन यानी कह सकते हैं टूरिज्म में एक नई चीज आ गई है, आप लोग इसको कह सकते हो ना। अगर हम लोग बात करें कि भारत में, अब देखें भाई भारत में एक जो पारिस्थितिक पर्यटन है कितना है। देखो भारत में अगर मैं पारिस्थितिक पर्यटन की बात करूं, ठीक है, अगर आप लोग देखो भारत में तो भाई पारिस्थितिक पर्यटन जैसे नागालैंड, और नागालैंड में अगर आप लोग जाओगे वहां पर भाई बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत ज्यादा जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। तो नागालैंड कह सकते हैं कि भारत में पारिस्थितिक पर्यटन यानी पर्यावरणीय पर्यटन के लिहाज से बहुत बहुत बेहतर है। वहां लोग खूब घूमने फिरने भी जाते हैं। नागालैंड कह सकते हैं एक प्रकार से वहां थोड़ा एक प्रकार से आदिवासी इलाके हैं, जंगल वंगल बहुत है, जमीन वमीन, जंगल बहुत है तो जंगलों में जानवर हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वहां पर पेड़ पाए जाते हैं, वहां पर जीव जंतु बहुत ज्यादा, इसलिए कह सकते हैं कि केरल हो, सॉरी नागालैंड की बात करें, नागालैंड, केरल तो अगला बताएंगे। तो नागालैंड जो है कह सकते हैं कि पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम खासतौर से नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में अगर आप बात करो तो नागालैंड में अगर हम लोग बात करें तो भाई नागालैंड के जरिए कई सारी जैसे सार्वजनिक सेवाओं के लिए हम यूज कर सकते, जैसे शिक्षा के लिए, जल के लिए, सड़क के लिए, वन के लिए, बिजली के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए, इन सब चीजों का प्रबंधन किया जा सकता है। यानी नागालैंड के जो रिसोर्स हैं, क्या करो, नागालैंड में जो रिसोर्स हैं उनका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, यानी उनका हम लोग क्या कर सकते हैं जी, प्रयोग कर सकते हैं। और भारत में पारिस्थितिक पर्यटन में कह सकते हैं कि नागालैंड एक है कि जहां पर पारिस्थितिक पर्यटन यानी आप लोग वहां घूमने फिरने जा सकते हैं, ठीक है।
दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि केरल है। केरल जो है कह सकते हो पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? केरल जो है कह सकते हो कि पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केरल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर वही पारिस्थितिक पर्यटन जो है बहुत ज्यादा, वहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे, उनमें कह सकते हो जो जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो केरल में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों के लिहाज से वहां लोग क्या है, वहां लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। ठीक है, तो केरल भी पारिस्थितिक पर्यटन से लिहाज से बहुत ही ज्यादा, जैसे टाइगर रिजर्व है, वहां पर टाइगर को लेकर के रिजर्व, उसको लोग घूमने फिरने जाते हैं। ठीक है, केरल में इसको बनाया गया टाइगर को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत है। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब यानी एक प्रकार से जैसे मान लो कि हम वन्य जीव अभ्यारण्य उसको बोलते हैं जैसे किसी किसी इलाके या किसी किसी जगह को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व रिजर्व में सुरक्षित कर देना। जैसे मान लो भाई ये 40-50 किलोमीटर का इलाका है, वहां पर शेर पाए जाते थे, तो शेर को भाई शिकार ना, अवैध शिकार ना, उनको सुरक्षा के लिए सरकार उस पूरे इलाके को सील कर देती, उसको रिजर्व कर देती कि यहाँ पर बाहरी लोग ना घुसे, यहाँ पर शिकार ना किया जाए, ताकि जीव जंतुओं का एक टैरिज्म यानी वहां पर टूरिज्म बन सके, या उनको सुरक्षा देने के लिहाज से किया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं केरल में होता है, जिससे लोग भाई घूमने फिरने जाते हैं। गुजरात भी कह सकते हैं एक प्रकार से इको टूरिज्म यानी पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप सबको पता है गुजरात में भाई देखेंगे तो रेगिस्तान है। तो गिर गिर एक शब्द आपने गिर गिर यानी गिर गुजरात में एक जगह है जहां पर शेरों को रिजर्व किया। तो गुजरात भी हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, इको टूरिज्म या कह सकते हैं पारिस्थितिक पर्यटन, या आप लोग पर्यावरणीय पर्यटन, शब्द अलग-अलग है, मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये गुजरात में भी अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी जैसे शेर है, एशियाई शेर पाए जाते हैं, जंगली गधा है, लुप्तप्राय मृग है, विभिन्न प्रकार के जो हिरण वन्य जीव हैं वह हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। इस लिहाज से जो गुजरात है वह भी पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोग कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है यानी जो पर्यटक हैं, जो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, गुजरात भी भारत में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कच्छ का रण देख सकते हैं पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से। गिर वन जो है वहां पर आपको शेर मिल जाएंगे। दींग जिले में भाई पारिस्थितिक पर्यटन गुजरात में मिलेगा। असम भी आप लोग कह सकते हैं कि असम भी पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम में जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मनसा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नमोरी राष्ट्रीय उद्यान, यानी असम में अगर आप देखें बहुत सारे मेरे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल रिजर्व पार्क हैं, जो आप लोग कह सकते हैं कि भाई पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी असम भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिक पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वहां भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं, सॉरी हम लोग कह सकते हो कि जो घूमने वाले जो पर्यटक हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट हैं, वो कह सकते हैं कि असम में भी जा रहे हैं। जैसे काजीरंगा है, मनसा है, नमोरी है, ये राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर लोग पेड़ पौधे जीव जंतु इनको देखने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। असम भी है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं भारत में ऐसे ऐसे कुछ स्थान है जहां पर पारिस्थितिक पर्यटन बहुत ज्यादा, वहां पर लोग यानी जीव जंतु पेड़ पौधे और जंगली जानवरों को देखने के लिए, या जो जानवर हैं उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। और पारिस्थितिक पर्यटन जो भारत में काफी बेहतर है, कई जगह जैसे हमने बात किया भाई केरल में है, गुजरात में है, नागालैंड में है, असम में है। यहाँ पर आप लोग प्रकृति को देखने के लिए, पेड़ पौधों को देखने के लिए, जीव जंतु को देखने के लिए आप लोग यहाँ पर एक इको टूर यानी पारिस्थितिक पर्यटन के लिहाज से भी आप यानी यानी पारिस्थितिक लिहाज से भी आप लोग यहाँ पर पर्यटन करने जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। 10 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ज्यादा संभावना अगर मेरी बात करोगे तो जिस क्वेश्चन पेपर में हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, जो मैंने आपको पारिस्थितिक पर्यटन बताया है, ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना मुझे लगती है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको करके जरूर जाइएगा। बट देखो शब्दों का बड़ा जादूगरी है, इसको आप लोग कह सकते हो। एक क्वेश्चन पेपर में लिखा लिखा है पारिस्थितिक पर्यटन, और आप लोग जब किताब देखते हैं, बुक देखते हैं, वहां पर लिखा रहता है पर्यावरणीय पर्यटन। तो कई बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाता कि लगता कि हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा। बट अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाली बुक को रेफर करेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी में शब्द अलग अलग यूज की जाते हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं, तो कई बार वो अलग शब्द लिख देगा, इसलिए कई बार बच्चे जो होते हैं समझ नहीं पाते कहाँ पर है। ठीक है, तो बात पर्यावरणीय पर्यटन कहिए, पारिस्थितिक पर्यटन कहिए, बात एक ही है। ठीक है, बस समझ समझ का फर्क है। ठीक है,
चलिएगा देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा भाई मेरे, देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करना। जैसे का क्या है देखिएगा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रहालय, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे प्रौद्योगिकी और पर्यटन, और ग है वैकल्पिक पर्यटन। अभी हमने एक वैकल्पिक पर्यटन की बात ही की है, जिसको हम पारिस्थितिक पर्यटन है वो वैकल्पिक पर्यटन ही है। आप लोग वैकल्पिक पर्यटन का मतलब यानी हमारे पास घूमने फिरने का एक यानी अलग से मिल गया, विकल्प मिल गया और ऑप्शंस हो गए ना भाई। आज अभी हमने बात किया पारिस्थितिक पर्यटन, क्या पारिस्थितिक पर्यटन मैंने आपको बताया, इसको वैकल्पिक पर्यटन बोलते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक पर्यटन है, जो वैकल्पिक पर्यटन है वही वो उसे हम पारिस्थितिक पर्यटन में रख रहे हैं। तो पारिस्थितिक पर्यटन होने से आप लोग जीव जंतुओं को देखने के लिए, पेड़ पौधों को देखने के लिए, ठीक है, आप लोग वहां पर जा सकते हैं भाई, शेर देखने जा सकते हैं, भालू देखने जा सकते हैं, हाथी देखने जा सकते हो, पेड़ पौधों को देखने जा सकते हो, वन जंगलों को देखने जा सकते हो। तो ये हमारे घूमने फिरने के लिहाज से एक अलग एग्जाम्पल मिल गया। तो इस यानी यह आप लोग कह सकते हैं कि पारिस्थितिक पर्यटन को ही वैकल्पिक पर्यटन कहा जाता है। और यहाँ पर जो आपको 8वें क्वेश्चन में लिखना है, का खा गा 3 लिखने रहेंगे, इसमें से एग्जाम में तो आपको 2 लिखना है, लेकिन 5 नंबर को और 5 नंबर के 1 पेज लिखना है। तो जो पारिस्थितिक पर्यटन में मैंने आपको बताया, यही आप वैकल्पिक पर्यटन में हूबहू सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिक पर्यटन ही वैकल्पिक पर्यटन की श्रेणी में आता, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें इसका जो का है उसमें कैसे लिखोगे, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। अब देखो हम बात करें सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है। सांस्कृतिक धरोहर का मतलब होता है भाई हमारे संस्कृति, कल्चर जो है उसकी जो इंपॉर्टेंट जो आप लोग कह सकते हैं इसमें, जैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं, जैसे भाई कलाकृतियां हैं, ठीक है, नमस्ते, ठीक है, इसमें कोई कलाकृतियां हैं और कोई चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो होती हैं उनको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई ताजमहल है या और कोई चीज है, जैसे मान लो सांस्कृतिक धरोहर के, जैसे मान लो आपने सुना होगा इतिहास में भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई, यानी जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई हुई, तो उसमें जो चीजें मिली हैं उनको हम किसी एक जगह पर जाकर के रखते हैं, उसी को बोलते हैं संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब जहां पर पुराने इतिहास से संबंधित या हमारी संस्कृति कल्चर से संबंधित जिन वस्तुओं को रखा गया है उसको इकट्ठा करके जब हम लोग रखते हैं उसी को कह रहे संग्रहालय, ठीक है। तो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कह सकते हैं संग्रहालय बड़े इंपॉर्टेंट, जहां पर हम लोग अपने क्या करते हैं सांस्कृतिक धरोहर इतिहास में, जैसे आप एग्जांपल जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कोई चीज रख दी, महाराणा प्रताप का कुछ रख दिया, हमारी संस्कृति से संबंधित कोई चीज है, ठीक है, हमारा कोई कपड़ा है, पहनावा है, खान पान है, कुछ वहां बर्तन है, बर्तन वर्तन जो मृद भांड है, अपने इतिहास में मिट्टी के बर्तन वर्तन रखे गए हैं किसी जगह जाकर के संग्रहालय में, तो इस सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रहालय की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज और लिखा, प्रौद्योगिकी और पर्यटन, क्या इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि अगर कभी आ जाए तो लिख सकोगे। प्रौद्योगिकी का मतलब भैया टेक्नोलॉजी, और पर्यटन का मतलब घूमना फिरना। आज आप लोग देख रहे हो कि जहां पर भी हमें घूमने फिरने जाना होता है हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं। भाई जाना है तो बस की टिकट भी हम लोग ऑनलाइन में बुक कर देते हैं, ठीक है। आज कहीं पर घूमने फिरने जाना है तो हमें उसका रास्ता पता चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, ठीक है, टिकट बुक कर देते हैं, हमें रास्ता पता चल रहा है। अब मान लो अगर मुझे कहीं घूमने फिरने जाना, मैं पहले से वहां के वीडियो देख लूंगा, वहां कैसे आना है कैसे जाना है इंटरनेट के जरिए। यही तो यानी आज प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आ गई ना, टेक्नोलॉजी आने से क्या है पर्यटन बहुत ज्यादा आसान हो गया, और टेक्नोलॉजी ने क्या किया पर्यटन को बहुत सुगम बना दिया है। कहीं पर भी आप लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप कमरा आराम से बुक कर सकते हैं। अभी पहुंचे नहीं है, पहले लोग घूमने फिरने जाते थे, वहां उतरते थे, फिर जाकर के वो रूम बुक करते थे, होटल बुक करते थे, और पहले गया नहीं घर से ही बुक कर देता है कि फलानी तारीख को हमारा रूम बुक है। ये क्यों होने लगा, ये भाई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को आने से होगा ना, पर्यटन में चीजें हो रही ना। देखा होगा ना कि जैसे हमें 20 तारीख को मान लीजिए हमें गोवा जाना है, तो लोग 20 तारीख को यहीं से दिल्ली में बैठे बैठे बुक कर देगा, 20 तारीख को फलाना होटल में फलाना कमरा है, ये मेरा बुक है 20 तारीख का, तो हम लोग पहले से कर रहे हैं ना। तो यही क्या है, यही प्रौद्योगिकी है। और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है वो पर्यटन से जाकर के क्या कर गई है, जुड़ गई है। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जो है वो आपस में क्या हुए गए हैं, मिक्स हो गए हैं। आप लोग समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रौद्योगिकी और पर्यटन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पेपर जो था मैंने आपको जरूर करा दिया है, ये आपका दिसंबर 2023 का है। जो जो आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप एग्जाम में खास तौर से 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो लिखना बहुत आसान है, जो मैंने आपको समझाया सेम इसी टाइप से आपको लिख करके आना भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है।